जी हमारे पास यहाँ पे जो फुल स्क्रीन के ऊपर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हमने उसके बारे में बात की थी कि वो क्या क्या होते हैं और उनकी मदद से हम क्या क्या चीज़ें जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। आज जो बात हम करेंगे, हम ये लेफ़्ट साइड वाले ऑप्शंस की बात करेंगे। ये भी एडमिन ऑप्शंस होते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटर है वेबसाइट का, जो उसे मैनेज करेगा, वो इन ऑप्शंस की मदद से डिफरेंट डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ है वो परफॉर्म करवा सकता है। ठीक है, मैं आपको दोबारा बता दूं, क्योंकि वर्डप्रेस जो है इनिशियली जब लॉन्च हुआ तो उसका मकसद ब्लॉग था। तो हमारे पास अभी तक काफ़ी ऐसे ऑप्शंस हैं जो ब्लॉगिंग पर्सपेक्टिव से रहेंगे। ठीक है, बट अगर हम कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं या फिर कोई पोर्टफोलियो टाइप की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो हो सकता है कि हम मेजर ऐसे ऑप्शन हों जिन्हें हम इस्तेमाल ही ना करें। ठीक है, क्योंकि एक ब्लॉग की जो नेचर है वो डिफरेंट होती है और एक पोर्टफोलियो टाइप की वेबसाइट या एक ऐसा कह लें कि एक एजेंसी वेबसाइट, एक बिजनेस वेबसाइट, एक ई कॉमर्स वेबसाइट, उसकी नेचर जो है वो थोड़ी सी अलग होती है। ठीक है, अच्छा, तो लेफ़्ट साइड पे पहले हमारे पास ये डैशबोर्ड है कि हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये पूरे डैशबोर्ड एरिया में रहते हैं। उसके बाद होम है, उसके साथ साथ नीचे आ जाता है अपडेट्स। अपडेट्स में क्या होता है कि देखिए, हमने यहाँ पे वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल की हुई है। इसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, डिफरेंट प्लगइन्स भी हम करेंगे आगे आने वाले टाइम में, और उसके साथ साथ डिफरेंट थीम्स भी जो है ना इंस्टॉल करनी है। ठीक है, तो जो भी हमारी अपडेट्स आएंगी, क्योंकि हमें पता है कि चीज़ें जो हैं, डिजिटल चीज़ें, वो खुद को चेंज करती रहती हैं, उसके अंदर प्रोग्रेस जो है वो होती रहती है। तो हमें जो भी हमारी अपडेट्स होंगी, अगर कल को इसका जो नया वर्जन आ जाता है वर्डप्रेस का, तो हमें यहाँ पे इंडिकेशन मिलती रहेगी। यहाँ पे एक पॉपअप आ जाएगा, 1 लिखा होगा, 2 लिखा होगा कि 1 अपडेट्स है, 2 अपडेट है, वगैरह वगैरह। तो जो भी प्लगइन्स हैं वो हम यहाँ से भी अपडेट कर सकेंगे, प्लस हम उनके टैब में जाके भी उसे अपडेट करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस टैब से हमें इंडिकेशन मिलेगी कि आपकी अगर कोई अपडेट्स अवेलेबल है तो आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद जो पहली चीज़ है हमारे पास, वो है पोस्ट। कोई मुझे बताएगा कि वैसे पोस्ट जो है वो क्या होती है, किस तरह की चीज़ है पोस्ट? आपके अकॉर्डिंगली पोस्ट जो है वो क्या हो सकती है? सर, सोशल मीडिया पे जो भी हम डाटा अपलोड करते हैं, पिक्चर में हो गया या कोई विजुअल फॉर्म में हो गया, तो वो पोस्ट कहलाती है शायद। सर अपनी ठीक है, वो प्रोडक्ट्स वगैरह का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं वर्डप्रेस के हवाले से। तो वर्डप्रेस पे मैंने आपको बताया कि ये बेसिकली किस बेस्ड है। ये बेस्ड है ब्लॉगिंग के पर्सपेक्टिव से। काफ़ी चीज़ें, काफ़ी ऑप्शन जो है वो हमें मिलेंगे। अगर मैं ये वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, बीइंग गुरु, अब ये जो बीइंग गुरु है ना, ये एक ब्लॉग है। ये कौन सी, किस टाइप की वेबसाइट है? एक ब्लॉगिंग टाइप की जो वेबसाइट है हमारे पास। इसके ऊपर हर दिन, ये देखें, 1 दिन पहले, 7 घंटे पहले, 3 दिन पहले, 3 दिन पहले, हर गुजरते हुए दिन एक नई पोस्ट हमारे पास आती है। पोस्ट क्या होता है? बेसिकली आप उसे आर्टिकल भी कह सकते हो। ठीक है, ये क्या है? हमारे पास एक पूरी पोस्ट है, इसका कुछ टाइटल है, इसके अंदर एक कुछ तस्वीर हो सकती है, उसके बाद कोई क्या हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, हेडिंग हो सकती है, उसके बाद पॉइंट्स हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। ये एक पोस्ट है। जैसे आप अपने वॉल के ऊपर कोई फेसबुक पे पोस्ट कर देते हो, कोई भी लिख के चीज़ अपलोड कर देते हो, इसी तरह ये जो आर्टिकल्स होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? ये पोस्ट कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो ऑल पोस्ट है, यहाँ पे आपकी तमाम पोस्ट शो होती हैं। आप उन्हें यहाँ से क्या कर सकते हो? मैनेज कर सकते हो, अंडर वन अम्ब्रेला उन्हें देख सकते हो कि आपके पास, ये देखें, हेलो वर्ल्ड,
अब ये हेलो वर्ल्ड जो पोस्ट है ये कौन सी वाली है, जो कि डिफॉल्ट हमारे पास आई थी, ये वाली। प्लस अगर मैं अपनी पोस्ट करना चाहूँ तो मैं ऐड न्यू पे क्लिक करके एक नई पोस्ट ऐड कर सकता हूँ। यहाँ से मैं तमाम पोस्ट को क्या करूँगा, मैनेज करूँगा। यहाँ पे यहाँ से मैं इस बटन पे क्लिक करके उसे ऐड अप कर सकता हूँ। तमाम पोस्ट यहाँ पे आएंगी। अभी तक एक पब्लिश्ड है और एक ट्रैश में है। ट्रैश में कौन सी है, ये जो कल मैंने डिलीट की थी। आप अगर इसे यहाँ से परमानेंटली डिलीट कर देते हो तो ये क्या हो जाती है, ट्रैश से भी गायब हो जाती है। अब टोटल एक पोस्ट हमारे पास मौजूद है और वो क्या है, वो पब्लिश हुई भी है, कोई भी इंसान उसे क्या करवा सकता है, देख सकता है। ठीक है, अच्छा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अगर आप बल्क एक्शन कुछ करना चाहते हो, मतलब अभी तो मेरे पास एक पोस्ट है, कल को हो सकता है मेरे पास यहाँ पे 10 पोस्ट हो, 50 पोस्ट हो, 100 पोस्ट हो, टाइम बाय टाइम मैं करता गया हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उन्हें एडिट कर सकता हूँ, उन्हें डिलीट कर सकता हूँ। कैसे, तमाम को सिलेक्ट करके। अभी तो एक पोस्ट मौजूद है तो मैं डिफरेंस को कैलकुलेट नहीं कर सकता, बट जब मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट होंगी तो मैं उन्हें सिलेक्ट करके क्या क्या कर सकता हूँ, डिलीट और अप्लाई, तो वो सारी की सारी इकट्ठी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, मैं डेट्स के हवाले से डाटा को मैनेज कर सकता हूँ कि मेरे पास अगर तो ज़्यादा पोस्ट हैं तो मैं डेट्स के हवाले से उन्हें क्या कर सकता हूँ, फ़िल्टर आउट कर सकता हूँ। कैटेगरीज के हवाले से फ़िल्टर आउट कर सकता हूँ। अभी मैं बात करता हूँ कि कैटेगरी क्या होती है। ठीक है, तो ये सारा कुछ मैं जो है ना यहाँ से करवा सकता हूँ। मैं कोई भी पोस्ट सर्च कर सकता हूँ। अभी मेरे पास एक ही पोस्ट है, हेलो वर्ल्ड। मैं कहता हूँ कि मेरे पास 10 पोस्ट हैं, हेलो वर्ल्ड, हाउ टू गेट अप अर्ली, हाउ टू अडॉप्ट गुड हैबिट्स वगैरह वगैरह। मैं क्या हूँ, मैं एक लाइफस्टाइल पे व्लॉग कह रहा हूँ, ब्लॉगिंग करता हूँ कि मैं टिप्स जो है ना वो शेयर करता हूँ कि आपकी हैबिट्स कैसे चेंज हो, आप जल्दी कैसे उठ सकते हैं, आप ज़्यादा प्रोडक्टिव कैसे हो सकते हैं, कौन से घंटे ज़्यादा प्रोडक्टिव है वगैरह वगैरह। तो मैं यहाँ पे कोई कीवर्ड लिखूंगा कि हाउ टू गेट अप वगैरह वगैरह, तो मेरे पास वो वाली पोस्ट यहाँ पे मिल जाएगी और वो सामने शो हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद ये जो पोस्ट है ना मेरे पास, यहाँ से मैं तमाम पोस्ट जितनी भी होंगी उन्हें मैनेज कर सकता हूँ। सबसे पहले मेरे पास उसका टाइटल जो है वो शो हो रहा होगा, ये देखें। इसका टाइटल क्या है, हेलो वर्ल्ड। तो मेरे पास टाइटल की बेस पे चीज़ें शो होंगी, जितने भी टाइटल्स मैं लिखूंगा। अभी मैं ऐड न्यू पे करके आपको दिखाऊंगा कि मैं टाइटल भी खुद ऐड कर सकता हूँ और उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह भी जो है खुद ही डाल सकता हूँ। आगे इंफॉर्मेशन शो होती है ऑथर के हवाले से। ठीक है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन होती है कैटेगरीज के हवाले से। यहाँ है टैग्स, ये बताता है कि कितने कमेंट्स उसके ऊपर हुए हैं और ये बताता है कि किस डेट को ये वाला आर्टिकल जो है ये पब्लिश हुआ था। कोई मुझे बताएगा कि कैटेगरीज क्या चीज़ होती है? जी, अगर हम चीज़ों को डिवाइड कर देते हैं उम्र के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जाम्पल अगर हम हेल्थ पे बात करें तो सेपरेट हो जाएगा, अगर हम मेडिकल के बारे में बात करें तो वो अलग हो जाएगा। इस तरह हम सब डिविजन्स बना देते हैं। बिल्कुल ठीक है। सर डाटा को मैनेज बेसिकली करने के लिए डिफरेंट हेडिंग्स के अंडर जो है हम उनको डिवाइड कर देते हैं ताकि बाद में उसको मैनेज करना आसान हो, उसको हम कैटेगरी बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है। हमारे पास बेसिकली कैटेगरी क्या होती है, चीज़ों को क्लासिफाई कर देना, उनकी क्लासिफिकेशन कर देना, उनको एक क्लास के अंडर, एक नाम के अंडर जो है ना वो रखवा देना। कैसे, जैसे आप शॉपिंग करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, काउंटर होता है मेन का और वुमेन का, कि जो मेन कैटेगरी के लोग हैं वो यहाँ से आए और जो वुमेन कैटेगरी के लोग हैं वो यहाँ से आए। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो क्या होता है, हमारे पास एरियाज बने होते हैं कि मेन वेयर और वुमेन वेयर। फिर मेन वेयर के अंदर भी कैटेगरीज आ सकती हैं, कैजुअल, टी शर्ट्स, जीन्स वगैरह वगैरह। ठीक है,
इसी तरह हमारे पास ब्लॉग्स जो हैं उनके अंदर पोस्ट को भी कैटेगरी वाइज डिवाइड किया जा सकता है। जैसे अगर मैं स्पोर्ट्स के हवाले से लिख रहा हूँ तो मेरे पास स्पोर्ट्स के अंदर, एक मिनट रुकिएगा, जी जी क्या मैं बात कर रहा था कैटेगरी के हवाले से कि हमारे पास क्या होता है कि जैसे अगर आप स्पोर्ट्स के हवाले से लिखते हैं तो स्पोर्ट्स के अंदर भी आप कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? क्रिकेट, तो उस क्रिकेट के अंदर सारे क्रिकेट वाले आर्टिकल्स आपके आ जाएंगे जो भी आपने क्रिकेट के रिलेटेड लिखे होंगे। फुटबॉल है, फुटबॉल के अंदर वो सारे आर्टिकल्स आ जाएंगे जो आपने फुटबॉल के रिलेटेड लिखे होंगे। बैडमिंटन है, उसके अंदर आपके पास सारे वो आर्टिकल्स आ जाएंगे जो आपने बैडमिंटन के हवाले से लिखे हैं। तो ये हमारे पास क्या होती है, कैटेगरी होती है। जिस तरह से अगर मैं आपको बीइंग गुरु पे दिखाऊं तो यहाँ पे देखें, ये देखें फ्रीलांसिंग है। अब अगर आप फ्रीलांसिंग पे क्लिक करोगे तो सारे फ्रीलांसिंग बेस्ड आर्टिकल्स आ जाएंगे। मोटिवेशन पे क्लिक करोगे, मोटिवेशनल बेस। इंटरनेट पे क्लिक करोगे, इंटरनेट के बेस। टेक्नोलॉजी पे क्लिक करोगे, टेक्नोलॉजी के बेस पे आते हैं। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, हमारे पास कैटेगरी है। अगर मैं ऊपर देखता हूँ तो ये देखें कैटेगरी स्टार्टअप्स, इसके अंदर जो भी आर्टिकल्स हैं जैसे कि ये मौजूद हैं, ये हमारे पास किसके अंडर चले जाते हैं, स्टार्टअप्स के अंदर। ठीक है, और आप एक आर्टिकल को मल्टीपल कैटेगरीज के अंदर भी रखवा सकते हो। ठीक है, अब देखें आपने एक बनाई हुई है हिस्ट्री के नाम से कैटेगरी और एक आपने बनाई हुई है क्रिकेट के नाम से कैटेगरी। अब अगर आपने क्रिकेट की हिस्ट्री लिखी है तो आप उसे हिस्ट्री की कैटेगरी में भी डाल दोगे और क्रिकेट की कैटेगरी में भी डाल दोगे। ठीक है, इसी तरह से अब ये देखें एनसीबी इलेक्ट्रिकल, ये किसके अंडर है, ये कैटेगरी लिखी हुई है कि ये स्टार्टअप के अंडर है। जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसी है, हमारे पास जो पोस्ट हुई हुई है उसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे है। ये अनकैटेगराइज्ड है, इसकी अभी तक कोई कैटेगरी सेट नहीं की हुई। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन के हवाले से मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि हमें पता है कि रिप्रेजेंटेशन थीम पे डिपेंड कर रही है। उनकी थीम कोई अलग है और हमारी थीम बेसिक वाली हुई है। ठीक है, बट मुझे पता लगा कि ये देखें, ये स्टार्टअप कैटेगरी के अंदर ये तमाम पोस्ट आ गई जो भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात आ जाती है टैग्स की। टैग्स बेसिकली क्या होते हैं, टैग्स बेसिकली हो सकते हैं कीवर्ड्स जिनकी मदद से हमारा पार्टिकुलर जो आर्टिकल है वो आइडेंटिफाई किया जा सकता है इंटरनेट के ऊपर। ठीक है,
अब सपोज, ठीक है, अब सपोज हमारे पास ऐसा समझ लें कि आपने एक आर्टिकल लिखा है शाहिद अफरीदी के ऊपर। अब शाहिद अफरीदी पे जब आपने आर्टिकल लिखा है ना, तो शाहिद अफरीदी के मल्टीपल टैग्स आप बना सकते हो, बट अगेन वो क्या होने चाहिए, वो आपके पास रेलेवेंट होने चाहिए। देखें, आपके पास एक कैटेगरी हो सकती है क्रिकेट के नाम से, क्रिकेट के नाम के बाद आपके पास कैटेगरी हो सकती है बायोग्राफीज, जिसके अंदर आप क्रिकेट प्लेयर्स की बायोग्राफीज वगैरह जो है लिखते हो। उसके अंदर आप एक आर्टिकल लिख रहे हो किसके नाम से, शाहिद अफरीदी के नाम से। अब शाहिद अफरीदी के टैग्स क्या हो सकते हैं, बूम बूम, यानी कि अगर कोई बूम बूम सर्च करे तो तब भी उसे शाहिद अफरीदी वाली जो बायोग्राफी है वो शो हो जाए। ठीक है, शाहिद अफरीदी ये एक टैग हो सकता है। उसके बाद बेस्ट पाकिस्तानी प्लेयर, ये एक टैग हो सकता है। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि हिस्ट्री का अच्छा प्लेयर वगैरह वगैरह। टैग्स जो हैं वो आपकी पोस्ट के रेलिवेंट होंगे। यहाँ पे आप ऐसा सा टैग नहीं लगाओगे, लैपटॉप, बेस्ट लैपटॉप, HP लैपटॉप, ऐसा सा आप टैग नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ये इररेलेवेंट हो जाएगा। टैग्स वो होते हैं कि अगर कोई सर्च करता है बेस्ट पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर, ठीक है, सपोज कोई गूगल पे आया, उसने सर्च किया बेस्ट पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर, यहाँ तो अगर तो हमने भी ये वाला टैग कहीं ना कहीं अपने पास इस्तेमाल किया हुआ कीवर्ड, तो चांसेस है कि मेरा आर्टिकल भी उसे शो हो जाएगा जो कि शाहिद अफरीदी के रेलिवेंट। ठीक है, क्या होगा कि मेरा पार्टिकुलर जो आर्टिकल है, जो मेरी पोस्ट है, वो किसी को शो हो सकती है। अगर आप कोई लैपटॉप के बारे में रिव्यू लिख रहे हो, जैसे आपका HP का लैपटॉप है, तो आप उसके टैग्स बनाओगे HP लैपटॉप, बेस्ट लैपटॉप इन HP, या ऐसे कह लो बेस्ट लैपटॉप अंडर 50,000, गेमिंग लैपटॉप, या उसका मॉडल लिख दोगे वगैरह वगैरह। कि जब भी कोई इस तरह की चीज़ सर्च करे तो क्या हो जाए, मेरी जो पोस्ट है वो उसके पास शो होने के चांसेस बन जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, टैग्स। कैटेगरी एक डिफरेंट चीज़ है और टैग्स डिफरेंट चीज़ है। जैसे अब शाहिद अफरीदी की कैटेगरी क्या है, क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट के टैब के अंदर शाहिद अफरीदी वाला आर्टिकल आ जाएगा। या अगर आप उसे मजीद एलेबोरेट करना चाहते हो कैटेगरी को, तो आप बायोग्राफी की एक कैटेगरी बना देते हो और उसके अंदर आपने शाहिद अफरीदी जो है ना वो ऐड कर दिया। और उसके टैग कैसे हो जाएंगे, जैसे मैंने आपको बना के दिखाया, बूम बूम वगैरह वगैरह। इसी तरह अगर आप देसी फूड की एक कैटेगरी है, ठीक है, देसी फूड की कैटेगरी है, उसके अंदर आप आर्टिकल लिखना चाह रहे हो बिरयानी के हवाले से, ठीक है, कैटेगरी क्या आ गई, देसी फूड, आप फूड के बारे में लिखते हो। ऊपर कैटेगरीज बन गई देसी फूड, चाइनीज फूड, इटालियन फूड, मैक्सिकन फूड वगैरह वगैरह। अब आपने देसी फूड के अंदर लिखना है बिरयानी, तो बिरयानी में आप क्या लिख दोगे, टैग सिंधी बिरयानी, हाउ टू मेक बिरयानी, कराची बिरयानी, चिकन बिरयानी, ठीक है, वगैरह वगैरह। आपके टैग्स जो है वो मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है, बिरयानी रेसिपी लिख दोगे, व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड इन बिरयानी वगैरह वगैरह। यानी कि टैग्स आप कीवर्ड्स के हवाले से लिख देते हो, जो कि कोई भी इंसान अगर सर्च करे तो आपको हमारी चीज़ है वो मिल जाए। प्लस यहाँ पे भी हम वो चीज़ों को आइडेंटिफाई करवा सकते हैं।
ठीक है। अब यहाँ से वो तमाम ऑप्शन हमें शो होंगे कि ये किस कैटेगरी के अंडर चीज़ पड़ी हुई है और इसके टैग्स कौन कौन से हैं। अभी टैग कोई भी नहीं है, हम टैग खुद क्रिएट भी कर सकते हैं और यहाँ पे असाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे अगर हम स्क्रीन ऑप्शंस की बात करें तो हम इन ऑप्शंस को मैनेज भी कर सकते हैं। अगर हमें ऑथर शो नहीं करवाना, गायब कर दें, कैटेगरी शो नहीं करवानी, टैग वगैरह वगैरह, आप यहाँ पे व्यू चेंज भी कर सकते हैं कि अगर आप ज़्यादा आइटम्स देखना चाह रहे हैं, अभी तो सिंगल है, सपोज आपके पास 50 आर्टिकल्स हैं, तो आप यहाँ से चेंज करके कहते हो कि एक पेज के ऊपर सारे के सारे शो हो जाए 50 के 50। बट अभी तो सिंगल है तो हमें इसका फ़र्क समझ नहीं आएगा। व्यू भी चेंज कर सकते हैं, कॉम्पैक्ट और एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड में क्या होता है कि साथ उसकी डिस्क्रिप्शन भी आ जाती है। ठीक है, नीचे वाला ऑप्शन है ऐड न्यू। ऐड न्यू पे मैं क्लिक करके पोस्ट को ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, पोस्ट को मैं क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं उसका जो टाइटल है वो ऐड करूँगा, यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड करूँगा, तो मेरे पास वो चीज़ क्या हो जाएगी, पब्लिश हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं इन ऑप्शंस की फ़िलहाल बात नहीं करता। ये जो हमारे पोस्ट को क्रिएट करने के ऑप्शंस हैं कि कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं, सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं, ये हम क्या करेंगे कि फिर पोस्ट और पेज दोनों को इकट्ठा कवर अप कर लेंगे और यहाँ पे ये जो पूरा पेज है ना, तब हम इसकी बात कर लेंगे। बट आज सिर्फ मैं इतनी बात कर लेता हूँ कि हमारे पास क्या है कि हम यहाँ से टाइटल ऐड कर सकते हैं, यहाँ से उसकी डिस्क्रिप्शन सारी, जैसे हेलो वर्ड था, यहाँ पे मैं वो ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि इंग्रेडिएंट्स ये होंगे, हाउ टू मेक इट, प्रोसीजर वगैरह वगैरह। ठीक है, मतलब कि ये इन्होंने ये जो पोस्ट की हुई है जो हमें यहाँ पे नज़र आ रही है, इन्होंने भी इसका जो टाइटल है वो यहाँ पे आके डाला होगा। टाइटल कुछ भी रख सकते हैं, अपने पे डिपेंड करता है। और जो इसकी सारी डिस्क्रिप्शन है, जो सारी इन्होंने बातें लिखी हुई हैं, पिक्चर्स लगाई हुई हैं वगैरह वगैरह, वो सारी हम इसके अंडर आके लगा सकते हैं यहाँ। ठीक है, खैर मैं इस एडिटर की बात बाद में करूँगा कि हम क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, इन इन ऑप्शंस की भी बात, और ये लेफ्ट वाले ये राइट वाले जो ऑप्शन हैं इनकी भी बात बाद में करेंगे। बट अभी हमें पता लगा कि हम यहाँ से इस चीज़ को ऐड अप क्या करवा सकते हैं, करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ से पोस्ट अभी ये ड्राफ्ट में चली गई है। अगर इसे मैं पब्लिश करूँगा तो ये क्या हो जाएगी, पब्लिश हो जाएगी। ये देखें ड्राफ्ट में आ गई, सिंधी बिरयानी रेसिपी। कल को मैं इसे कंटिन्यू करना चाहूँ तो मैं इसे यहीं से कंटिन्यू कर सकता हूँ। कैटेगरी की बात करते हैं। देखिए कैटेगरी हम यहाँ से ऐड अप कर सकते हैं, प्लस हम पोस्ट लिखते हुए भी ऐड कर सकते हैं। कैटेगरी आप अगर बनाना चाह रहे हो तो आप इकट्ठी भी बना सकते हो। जैसे मैं लिख लेता हूँ क्रिकेट, यहाँ पे इसका स्लग, स्लग से मुराद क्या होती है, देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, द स्लग इज द यूआरएल फ्रेंडली वर्जन ऑफ द नेम। यानी कि ये जो आप नेम लिख रहे हो इसका यूआरएल फ्रेंडली वर्जन, कि अगर आपकी कैटेगरी दो अल्फाज पे भी मुश्तमिल है तो यहाँ पे आप उन्हें मिला के लिख दो। उन्हें कैसे लिखोगे, लोअर केस के अंदर लेटर्स डाल दो, नंबर्स डाल दो और हाइफन्स डाल दो। यानी कि अगर आपकी कैटेगरी है ना क्रिकेट हिस्ट्री, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सारे स्मॉल में। आप ये खुद भी लिख सकते हो। अगर आप इसे खाली छोड़ देते हो तो वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली इसे सेटल भी करवा देता है। ठीक है, आप अगर इसे खाली छोड़ देते हो तो वर्डप्रेस क्या करता है, ऑटोमेटिकली इसे सेटल भी करवा देता है। ठीक है, क्रिकेट आप कैटेगरीज के अंदर हायरार्की भी बना सकते हो कि अगर क्रिकेट है तो क्रिकेट के नीचे आप अगर कोई पाकिस्तानी क्रिकेट के बारे में बात करना चाह रहे हो तो आप पाकिस्तानी क्रिकेट की एक कैटेगरी बना सकते हो जो कि क्रिकेट की क्या होगी, सब कैटेगरी। ठीक है, जैसे अगर आप क्लॉथिंग के बारे में लिखना चाह रहे हो तो आप मेन की कैटेगरी बनाओगे और मेन के अंडर आप बना लोगे शलवार कमीज मेन।
वो मेन की ड्रेसिंग के अंदर एक सब कैटेगरी बन जाएगी। आप वो भी यहाँ से क्रिएट करना चाहते हो, उस कैटेगरी की डिस्क्रिप्शन भी लिखना चाहते हो कि आई क्रिएटेड दिस कैटेगरी फॉर क्रिकेट पोस्ट वगैरह वगैरह। डिस्क्रिप्शन आपकी अपनी मर्जी की होगी। आप ये सारी चीज़ों को खाली छोड़ सकते हो और ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करोगे। देखिए क्रिकेट ऐड हो गया। यहाँ पे सी कैपिटल था, स्लग के अंदर ऑटोमेटिकली क्या हो गया, सी सिंपल आ गया। ठीक है, इसी तरह से फुटबॉल, इसी तरह से आप कोई और स्पोर्ट का नाम लिख सकते हो वगैरह वगैरह, कैटेगरीज ऐड करते जाओ। आप यहाँ से एक साथ भी कैटेगरीज ऐड कर सकते हो, प्लस एट द टाइम ऑफ पोस्ट, यानी कि रन टाइम के ऊपर अगर आप कैटेगरी ऐड करना भूल गए हो और आप पोस्ट बना रहे हो तो उस टाइम पे भी आप कैटेगरीज को सेटल करवा सकते हो। इसमें कोई जो है ऐसा इशू नहीं होता। कैटेगरी क्रिएट करने की समझ आ गई। नीचे टैग, टैग भी हम यहाँ से क्रिएट करवा सकते हैं। अगेन बूम बूम, ये देखें अब बूम बूम मैंने ऐड किया था तो स्लग के अंदर सारे स्मॉल में चले गए और दरमियान में हाइफन आ गया। अगर आप सेटल नहीं करते तो वर्डप्रेस आपके बिहाफ पे खुद ब खुद सेटल कर देती है। तो इसमें अगर आप नहीं भी करते तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए टैग के अंदर कोई पेरेंट टैग या ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ कीवर्ड्स होते हैं। तो आप यहाँ पे डिफरेंट जो है वो कीवर्ड जो है ना वो ऐड कर सकते हो टैग्स की सूरत में। ठीक है, बेस्ट पाकिस्तानी प्लेयर, बेस्ट हिस्ट्री सिक्सेस बाय पाकिस्तानी प्लेयर, लॉन्गेस्ट सिक्स। तो आपने बायोग्राफी में के अंदर सारी बात बता देनी है कि किसने ये सबसे ज़्यादा जो हमारे पास ज़्यादा डिस्टेंस वाला जो सिक्सर है वो लगाया था, तो हम कहते हैं शाहिद अफरीदी। तो कोई अगर उस तरह से सर्च करता है तो तब भी उसे हमारा आर्टिकल नज़र आ जाए। ठीक है, अगर आप बिरयानी का बना रहे हो तो आप उसके अंदर एक टैग डाल सकते हो बेस्ट देसी फूड, कि अगर कोई बेस्ट देसी फूड लिखे तो हमारी बिरयानी की रेसिपी उसे नजर आ जाए। अगर कोई राइस रेसिपी लिखे ना, राइस रेसिपी, तो तब भी कोशिश हो कि हमारी बिरयानी वाली पोस्ट उसे नजर आ जाए। बट अगर कोई लैपटॉप लिखे तो तब मेरी बिरयानी वाली पोस्ट नजर नहीं आनी चाहिए। अगर तब नजर आएगी तो फिर तो वो एक बुरा इम्पैक्ट है ना हमारे पास, क्योंकि जिस बंदे को लैपटॉप से कंसर्न है उसे बिरयानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो इसीलिए इररेलेवेंट टैग से परहेज करना है और हमेशा रेलेवेंट टैग जो है वो ऐड करना है। ठीक है, जितने मर्जी टैग यूज करें उसके बाद इन्हें डिलीट भी करवाया जा सकता है। ये हो गया हमारे पास पोस्ट। यहाँ पे जैसे मैंने आपको ये दिखाया, ये हमारे पास एक पोस्ट है। कल को हम अपनी भी पोस्ट वगैरह क्रिएट करेंगे, कोई अगर हम एक ब्लॉग सेटअप करना देखेंगे तो हम क्रिएट करवा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है मीडिया। मीडिया में क्या आ जाता है, ये मीडिया की रिप्रेजेंटेशन है। आप फिल्टर कर सकते हो चीज़ों को, इसका व्यू चेंज कर सकते हो कि ग्रिड है या लिस्ट है। ठीक है, आप न्यू मीडिया ऐड कर सकते हो। जैसे मैं ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ, वो कहता है ड्रैग करो फाइल्स को। आप यहाँ से फाइल्स को अगर मैं यहाँ से अगर मैं इसे यहाँ से ड्रॉप करूँ तो ये यहाँ पे आ जाएगी। ये देखिए, अभी फिलहाल ये हमारे पास एक एरर आ गया जी, हैज फेल्ड टू अपलोड। अच्छा देखें, अब ये है कि आप लोग विंडोज़ के अंदर ये आपके पास एरर नहीं आएगा। जैसे ही आप डालोगे वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर एक फोल्डर बनेगा और आपकी पिक्चर्स जो हैं वो जाती जाएंगी। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन की वजह से वो ऑटोमेटिकली फोल्डर नहीं बनाता। जैसे मैंने WP config वाली फाइल भी खुद ही बनाई थी, तो वो कहता है कि जो फोल्डर है ना ये नहीं बन सकता, आपको पहले बनाना पड़ेगा फिर चीज़ें रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे थोड़ी सी सख्ती आ जाती है जो कि समटाइम्स अच्छी नहीं भी लग रही होती इंसान को। बस ये है कि सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से ये चीज़ों को करने की इजाज़त नहीं देता, क्योंकि लोकल होस्ट है, हमारे कंप्यूटर के अंदर चीज़ें ऐड होनी हैं, तो इसीलिए ये ज़्यादा सख्ती करता है। हाँ ऑनलाइन के ऊपर कोई इशू नहीं करता, बट कंप्यूटर की जहाँ बात आ जाती है तो ये फिर हर चीज़ के अंदर रिस्ट्रिक्शन जो है वो अप्लाई कर देता है। ठीक है, आप लोग क्या करोगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करो अपने लोकल होस्ट पे सिंपल पिक्चर्स को, तो वो अपलोड हो जाएंगी।
ठीक है, कोई भी पिक्चर उठा के डालें, या आप क्या कर लो, सिंपल सेलेक्ट फाइल करो और यहाँ पे जाके इसे चूज करके ओपन करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगी, चीज़ें अपलोड हो जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम साइज 40 MB है, हम इसे एडिट करके बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट साइज़ है क्योंकि हमारे पास अपने पास सारी फाइल्स अवेलेबल हैं। तो अगर मैं कल को बढ़ाना चाहूँगा तो मैं वो भी देख सकता हूँ कि कैसे बढ़ाएंगे। तो मीडिया के अंदर आप अपनी सारी तस्वीरें, पिक्चर्स वगैरह वगैरह डाल दोगे, आप लोगों ने सिंपल ड्रैग कर देनी है या अपलोड कर देनी है, तो आपके पास पिक्चर जो है वो अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है पेज। हमारे पास क्या है, पेजेस अवेलेबल है। अब एक चीज़ में अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि पोस्ट क्या है और पेज क्या है, क्योंकि दोनों का व्यू आपको सेम मिल रहा है। दोनों का व्यू क्या मिल रहा है, आपको सेम मिल रहा है। बस फ़र्क एक है कि पोस्ट के अंदर कैटेगरी और टैग्स होते हैं, पेज के अंदर कैटेगरी और टैग्स नहीं होते। कोई मुझे बताएगा कि पेज में और पोस्ट के अंदर क्या फ़र्क होता है? सर जैसे सर एक मान पेज के हेडिंग्स होती हैं कुछ पेजेस में, फ्रंट पेज आपका कोई भी होगा किसी बुक का, उसमें हेडिंग्स होगी। इसी तरह आपकी पोस्ट में वो जो आप कह रहे हैं कैटेगरीज वो आ जाती हैं एज ए हेडिंग के तौर पर, या मतलब एक बोल्ड चीज़ के लिए। उसी तरह जो पेज आ जाता है उस पर आप सिंपल डॉक्यूमेंट्स में कोई भी सर्व कर सकते हैं सर। ठीक है जी, और कोई बताना चाहे कि पेज और पोस्ट में क्या सर डिफरेंस है और पेज क्या होता है? सर पेज में हम सब कुछ ऐड कर सकते हैं, और पोस्ट ठीक में है, सिर्फ उसके रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन जो है ना वो एंटर कर सकते हैं पोस्ट में। तो वो इसलिए उसको मखसूस कर दिया है पोस्ट के लिए कि जो आपने इंफॉर्मेशन रखनी है वो सिर्फ पोस्ट के लिए होगी, और पेज में हम एनी डाटा कोई भी रख सकते हैं मतलब। बिल्कुल ठीक है। जो आपने बिल्कुल आपकी ठीक बात वेबसाइट बताई है। होती है वो बहुत सारे पेजेस पे मुश्तमिल होती है, और जो एक पेज होता है उस पर बहुत सारी पोस्ट हो सकती हैं आपकी। बिल्कुल ठीक, नवीद ने बहुत अच्छी इसकी जो है डेफिनेशन बताई है कि बेसिकली जो पेज है वो एक बिगर पिक्चर है चीज़ की, एक बड़ी चीज़ है पोस्ट के कंपैरेटिवली। ठीक है, कि हमारे पास एक पेज के ऊपर मल्टीपल तरह का डाटा हो सकता है, एक पेज के ऊपर हमारे पास मल्टीपल पोस्ट शो हो सकती हैं। जैसे हमारे पास इसका जो ये होम पेज है ना, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये होम पेज पे आ जाता है, बीइंग गुरु। अब इसके ऊपर देखिए कितनी पोस्ट है, ये सारी की सारी पोस्ट हमारे पास शो हो रही हैं, 1 2 3 4, 3 ऊपर है। उसके बाद ये नीचे में आता जाता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है। लेफ्ट साइड पे हमारे पास साइड बार भी शो हो रही है, सारा कुछ आ रहा है। ठीक है, तो पेज जो होता है वो क्या है, एक बिगर पिक्चर है, एक बड़ी चीज़ है। एक वेबसाइट के ऊपर मल्टीपल पेज हो सकते हैं, मल्टीपल पोस्ट भी हो सकती हैं, बट एक पेज के ऊपर हम काफ़ी ज़्यादा पोस्ट्स जो हैं वो क्या करवा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे कंफ्यूज नहीं करना आपस में। हम डिफरेंट तरह के पेज बना सकते हैं, स्टैटिक पेज भी हो सकता है और ऐसा पेज भी हो सकता है जो डायनामिक हो। ठीक है, हम पेजेस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से, जैसा हमें रिक्वायरमेंट होगी हम उस तरह का पेज जो है वो क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ बेसिकली पेज से मुराद क्या है, एक वेब पेज। और आप सबको पता है कि वेब पेज क्या चीज़ होती है, उसकी डेफिनेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगेन वही बात है, आप कोई भी पेज, कितने भी पेज क्रिएट कर सकते हो। अभी एक पब्लिश है, एक ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है ये वाला, आप इसे भी पब्लिश कर सकते हो। आप कोई नया पेज भी ऐड पे क्लिक करके कर सकते हो, सारा कुछ आप कर सकते हो। बट याद रखना है कि पेजेस के अंदर कैटेगरी और टैग्स वगैरह नहीं होते, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे शो नहीं होंगे। ठीक है, स्क्रीन ऑप्शन इसके भी सेम है, चीज़ों को हाइड करवाया जा सकता है। आपके पास एक वेबसाइट के अंदर नंबर ऑफ पेजेस काफ़ी हो सकते हैं, कैसे, जैसे कि हमारे पास होम पेज, अबाउट अस पेज, मैं AU लिख लेता हूँ, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सर्विसेज, टेस्टिमोनियल्स, पोर्टफोलियो वगैरह वगैरह। काफ़ी ज़्यादा पेज जो हैं हमारे पास एक वेबसाइट के अंदर हो सकते हैं, और हम ये ऑटोमेटिकली अगर तो हम कोई थीम करेंगे तो हो सकता है वो पेज खुद भी बना दे, बट हम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी पेज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे डेट्स, ऑथर जिसने वो बनाया होगा उसकी इंफॉर्मेशन शो होती है, तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बल्क ऑप्शन वैसे ही हैं, आप ज़्यादा चीज़ों को एट अ टाइम सिलेक्ट करके कर सकते हो। ऐड न्यू पे यहाँ से भी पेज ऐड हो सकता है, यहाँ पे भी पेज ऐड हो सकता है। ठीक है, अब हो सकता है ये व्यू और जो पोस्ट का व्यू आपको सिमिलर लग रहा हो, बट यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है इसके अंदर फ़र्क आ जाएगा। वहाँ पे कैटेगरी और टैग्स भी था, यहाँ पे ना कैटेगरी है ना टैग्स। बट हम पोस्ट को भी कोई पेज को भी हम कोई नाम दे सकते हैं। हम इसके अंदर भी चीज़ें डिफरेंट तरह से असाइन कर सकते हैं, तस्वीर लगा सकते हैं, डिफरेंट जो हमारे पास चीज़ें होती हैं वो क्या करवा सकते हैं, एडअप करवा सकते हैं। ठीक है, तो पोस्ट और पेज के अंदर थोड़ा डिफरेंस है, तो इसे अलग अलग ही रखना है। अगेन ये जो ऊपर वाले ऑप्शंस हैं, ये जो एडिटर है, ये राइट ऑप्शंस हैं, इसकी बात हम एक साथ कर लेंगे पेज और पोस्ट में, क्योंकि अभी हम एक तरह से वॉक थ्रू कर रहे हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं, तो यहाँ पे बात जो है वो फिर थोड़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास कमेंट्स। अगेन कमेंट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। कमेंट से क्या होगा कि हम इन कमेंट्स को क्या करवा सकते हैं, मैनेज। अब एडमिन खुद तो कमेंट ऐड नहीं ना करेगा, तो यहाँ पे उसे ऐड करने की ऑप्शन नहीं है। कमेंट कौन ऐड करेगा, जो विजिटर आएगा, जो वेबसाइट का आर्टिकल पढ़ने आएगा, वो कोई ना कोई कमेंट जो है वो क्या करवा सकता है, ऐड अप करवा सकता है। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे उसका ऑप्शन नहीं होता, मगर हम कमेंट्स को मैनेज ज़रूर कर सकते हैं। हम अगर इसे ट्रैश में डालना चाहें, इसे ख़त्म करना चाहें, हम कर सकते हैं। हम इन्हें बल्क को सिलेक्ट करके अप्रूव कर सकते हैं, ट्रैश कर सकते हैं, ज़्यादा सारे एक्शन जो है परफॉर्म कर सकते हैं। अभी तो मेरे पास टोटल वेबसाइट पे एक कमेंट है, अगर कल को ज़्यादा होंगे तो मैं मैनेज कर सकूँगा। बट अगेन ये कमेंट्स वाली जो मैनेजमेंट होती है ना, ये वेबसाइट को क्रिएट करने वाला नहीं करता मैनेज, क्योंकि हमने जब वेबसाइट क्रिएट करनी है तो ऐसा थोड़ी होगा कि हम क्रिएट करें और कमेंट आने लग जाए। हो सकता है अगर कोई पर्सन हमें एज अ एडमिन हायर कर लेता है कि हम उसकी वेबसाइट को मैनेज भी कर रहे हैं, डेली आर्टिकल भी पोस्ट करते हैं, उसके जो पूरी वेबसाइट है उसे अप टू डेट रखते हैं, तो तब हमें इसकी मैनेजमेंट करनी पड़ सकती है। बट अगर हमें कोई फ्रीलांस बेसिस पे हायर करता है कि आप हमें बस ब्लॉग बना दो, तो तब हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म पे किसी के साथ काम करें तो तब हमें इस ऑप्शन को यूज़ करना जो है वो पड़ सकता है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे ऑथर की इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि किसने ये कमेंट किया है, यहाँ पे उसका कमेंट आ जाएगा, यहाँ पे पोस्ट आ जाएगी कि किस पोस्ट के ऊपर उसने कमेंट ये वाला किया, हेलो वर्ल्ड के ऊपर किया। यहाँ पे उसका डेट आ जाएगा। यहाँ पे हम कमेंट्स को सर्च भी कर सकते हैं, ताकि हमें, अभी तो एक है, अगर हज़ारों कमेंट्स हों तो हम सर्च करके उन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ से अगर मैं अनअप्रूव कर दूंगा या इसे ट्रैश कर दूंगा तो ये ट्रैश के अंदर चला जाएगा। ट्रैश के अंदर जाके मैं इसे डिलीट परमानेंटली भी करवा सकता हूँ। अब गायब हो गया, अब मेरी वेबसाइट के ऊपर कोई भी कमेंट मौजूद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कमेंट्स को मैनेज कर सकता हूँ, जो कि एक बात का काम है, अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। याद रहे ये अपीयरेंस वाला टैब बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लगइन इंपॉर्टेंट है, और इसकी ये जो सेटिंग्स होती हैं इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन हमारे पास मौजूद होते हैं। ठीक है जी, अच्छा अपीयरेंस के अंदर आ जाते हैं। अपीयरेंस से मुराद होता है किसी भी चीज़ की रिप्रेजेंटेशन, कि उसमें नज़र कैसा आना है। ठीक है, तो ये हम अपीयरेंस के टैब के अंदर ही हमारे पास थीम भी मौजूद होती है, कि थीम हम कोई भी ऐड अप कर सकते हैं। थीम्स जो हैं वो पेड भी होती हैं और फ्री भी होती हैं, इस बात का भी हमें पता है। बट कोई मुझे रीज़न बताएगा कि कोई थीम पेड कैसे होती है और फ्री कैसे होती है, आखिर वो ऐसा क्यों कहते हैं? जब एक चीज़ फ्री मिल रही है और एक चीज़ पेड मिल रही है तो क्या फ़र्क होगा कि कोई चीज़ पेड हो रही है और कोई फ्री है? जी, पेड में हमारे पास एक्स्ट्रा फीचर्स आ जाएंगे, और मतलब उसकी लुक ज़्यादा अच्छी होगी, उसका रेजोल्यूशन ज़्यादा अच्छा होगा एज कम्पेयर टू जो नॉन पेड। बिल्कुल ठीक है। देखें,
हमने बात की है कि हमारी जो वेबसाइट है वो उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो डिपेंड करती है थीम के ऊपर। जितनी ज़्यादा थीम अच्छी होगी उतनी ज़्यादा आपकी रिप्रेजेंटेशन बेटर होगी, प्लस उतने ज़्यादा फीचर और ऑप्शंस आपको मिलेंगे। किसी भी थीम को जज करना हो तो उसके ऑप्शन से जज किया जाता है कि आखिर ये क्या क्या ऑप्शन प्रोवाइड करती है। जिस थीम के जितने ज़्यादा ऑप्शंस होंगे वो उतनी आपके पास क्या होगी, प्रीमियम थीम होगी। प्रीमियम थीम्स वो होती हैं जो पेड होती हैं, पेड के लिए प्रीमियम का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर दिया जाता है। और जो फ्री वाली होती हैं उनके अंदर थोड़े से ऑप्शन होते हैं, जैसे कि अब ये मैंने की हुई है, इसके अंदर बिल्कुल लिमिटेड से ऑप्शन है। अगर मैं कोई ज़्यादा चीज़ें चेंज करना चाहूँगा तो मुझे थीम नहीं करने देगी। बेसिकली थीम क्या करती है, थीम ने चीज़ों को, ये जो ऑप्शन है बेसिकली ये ऑप्शन कौन से ऑप्शन होते हैं, कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस, कि आप उसको कितने बेहतर अंदाज से कस्टमाइज कर सकते हो। देखें, अगर आप क्या करते हो, एक ऑनलाइन स्टोर पे जाते हो, वो आपको कहता है कि आप अपनी मर्जी के कलर की टी शर्ट ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। अब वो आपको सिर्फ इजाजत दे रहा है कि आप कलर चूज करो। अब कलर चूज करना सिर्फ और सिर्फ कस्टमाइजेशन का एक ऑप्शन है कि आप अपने हिसाब से कलर चूज करो और ऑर्डर कर दो। जबकि एक दूसरी वेबसाइट है वो आपको कहती है अपनी मर्जी का कलर, अपनी मर्जी का साइज, अपनी मर्जी का उसके ऊपर लेबल, अपनी मर्जी का फैब्रिक, सारा कुछ आप चूज कर सकते हो। तो कौन सी वेबसाइट हमें ज्यादा ऑप्शन प्रोवाइड कर रही है, पहली वाली या दूसरी वाली? ऑब्वियसली बात है कि वेबसाइट हमें ज़्यादा ऑप्शन प्रोवाइड कर रही है तो चार्जेस भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे दूसरी वाली वेबसाइट के। इसी तरह हमारे पास थीम कितने ऑप्शन प्रोवाइड करती है, हेडिंग को चेंज करने के, पिक्चर्स को शो करवाने के, टेक्स्ट को शो करवाने के, कलर्स को शो करवाने के, कितनी ज़्यादा चीज़ों को हमें ऑप्शन प्रोवाइड करती है। ये उस थीम पे डिपेंड करता है कि क्या वो पेड होगी या फ्री होगी, ठीक है। अब ये जो हमारे पास है, अगर मैं कस्टमाइज में आ जाऊं तो मेरे पास ये 1 2 3 4 ये टोटल ऑप्शन ये 2 3 है। ये वाले तो हमारे पास वैसे ही हर जगह पे अवेलेबल होते ही होते हैं, मेन्यूज विजेट्स वगैरह। यानी कि ये मुझे साइट आइडेंटिटी ये भी हर जगह होता है, कलर्स और बैकग्राउंड और टेक्स्ट वगैरह को चेंज करने की इजाज़त दे रहा है, दैट्स इट। बट जो प्रीमियम थीम्स होगी वो आपको इस हेडर के 10 लेआउट प्रोवाइड करेगी कि आप 10 तरह से हेडर सेटल कर सकते हो, ठीक है। पिक्चर को लेफ्ट ले जाना है, राइट ले जाना है, टॉप पे लेके जाना है, बॉटम पे लेके जाना है, पेज का साइज मैनेज करना है, आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड करेगी। मैंने आपको एक बात बताई थी आई गेस कल के लेक्चर में शायद, कि हमारे पास उन्होंने जो चीज़ें हम कोड से करते थे वो उन्होंने क्या करवा दी हैं, वो हमारे से बटन की इंस्ट्रक्शंस पे करवा दी हैं कि बटन आप दबाओ, बटन दबाओ तो कोड लिखा जाएगा, ठीक है। आप ड्रैग एंड ड्रॉप करो तो कोड ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा। जिस थीम ने जितनी ज़्यादा चीज़ों को बटन्स में कन्वर्ट किया होता है, मतलब कि ज़्यादा आसान किया होता है, उतना ज़्यादा वो थीम प्रीमियम होती है। यानी कि एक थीम है वो कहती है कि आप यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करोगे, उसने ऑप्शन बता दिया पैडिंग, वो कहती है एरो पे क्लिक करोगे तो आपके पास पैडिंग बढ़ने लग जाएगी, ड्रॉप पे क्लिक करोगे तो पैडिंग कम होने लग जाएगी। बट हमें तो पता है कि जब भी हम पैडिंग देते हैं तो हमें उसके आगे पिक्सल बताने होते हैं, 5 पिक्सल 10 पिक्सल वगैरह, कोई यूनिट बताना पड़ता है।
मतलब ने उसने इस बटन के पीछे इसको मैप किया हुआ है। ठीक है, जैसे हम जावास्क्रिप्ट में बटन दबाते थे तो इमेज का सोर्स चेंज हो जाता था, जो हमने इमेज वाली एग्जांपल की थी कि बटन दबाएं और इमेज का जो सोर्स है वो चेंज हो जाए। यस सर। मतलब हम बटन के अगेंस्ट अपना कोड जो है वो मैनेज किया हुआ था, पर हम अगर कोई एक नया बटन बना देते थे तो उस पर दबाने से क्या ऑटोमेटिकली मार्जिन बढ़ जाता था या कम हो जाता था? नहीं, हमें उसके लिए पूरा कोड लिखना पड़ता कि भाई ये बटन दबाने से मार्जिन बढ़ जाए और ये दबाने से मार्जिन कम हो। तो जिस थीम ने जितनी ज़्यादा ऑप्शंस को कन्वर्ट किया होगा बटन्स के अंदर, ड्रैग एंड ड्रॉप के अंदर, उसके पैसे उतने ही ज़्यादा होंगे और उसकी इम्पोर्टेंस भी उतनी ही ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वो आपको सारी चीज़ें बटन पे प्रोवाइड कर देती है, आपको कोड बहुत ही कम लिखना पड़ता है या इवन नहीं लिखना पड़ता। पर अगर मैं इस थीम की बात करूं तो हो सकता है मुझे अगर किसी एलिमेंट को पैडिंग देनी है तो मुझे कोड लिखना पड़े पैडिंग का। ठीक है, अगर मुझे अगर पेज की विड्थ चेंज करनी है, पेज का एरिया चेंज करना है, तो मुझे कस्टम कोड लिखना पड़ जाए। तो जिस थीम में जितना ज़्यादा कस्टम कोड लिखना पड़ता है, खुद से कोड लिखना पड़ता है, वो उतनी ज़्यादा चीप होती है। और जिसके अंदर जितना कम लिखना पड़ता है, मतलब कि जितने ज़्यादा ऑप्शंस उसने प्रोवाइड किए होते हैं, वो उतनी ज़्यादा क्या हो जाती है? पेड हो जाती है, प्रीमियम हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से है जैसे आपको एक सिंपल बस है और एक अच्छी किसी कंपनी की बस है, तो जो अच्छी कंपनी की बस है वो आपको अच्छे से फैसिलिटेट करेंगी, जबकि अगर आप कहते हो कि कोई लोकल बस है तो उसके अंदर कोई मैनेजमेंट नहीं होगी, कोई आ रहा है वो सिगरेट पी रहा है, कोई आ रहा है वो कुछ भी खा रहा है, अपना आपको खुद ही सारा कुछ लेके आना पड़ेगा, खुद ही सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। बट एक अच्छी सर्विस के अंदर वो आपके बिहाफ पे चीज़ों को मैनेज करेंगे, एनवायरनमेंट अच्छा होगा, सारी चीज़ें दूसरी बस से क्या होगी? ज़्यादा बेहतर होगी। तो ये फ्री थीम के अंदर लिमिटेड ऑप्शंस मिलेंगे और जो प्रीमियम थीम्स होती हैं उसके अंदर ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, इसीलिए तो वो लोग पैसे चार्ज करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोड लिखा हुआ है ना हमारे लिए, ताकि हमें कोड ना लिखना पड़े। तो अगर मैं यहाँ पे थीम फॉरेस्ट लिखता हूँ, तो मुझे क्या हो जाता है यहाँ पे, अगर मैं पॉपुलर आइटम पे क्लिक करूँ, ये देखिए, अब ये चीज़ें पेड क्यों है? क्योंकि इन लोगों ने ज़्यादा चीज़ों को कन्वर्ट किया हुआ। अब देखें, अब नवीद है, नवीद कहते हैं मैं अपनी एक थीम लॉन्च करूँगा। नवीद क्या करते हैं? हर चीज़ के ऑप्शन बनाने लग जाते हैं कि यूज़र पैडिंग भी दे सके, मार्जिन भी दे सके, एनिमेशन भी दे सके, ये भी कर सके, वो भी कर सके। ज़्यादा सा ऑप्शन जो है वो चेंज कर देते हैं बटन के पीछे। ठीक है, उन्हें आसान कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? नवीद ने जब इतनी मेहनत किया तो नवीद नहीं चाहेंगे कि कोई इसे फ्री यूज़ करे। नवीद इसकी प्राइस रख देंगे $60। अब जो डिजिटल प्रोडक्ट होती है ना, उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप बनाते एक दफ़ा हो और आप बेच ज़्यादा दफ़ा सकते हो। अब ये 24,000 लोगों ने खरीदी है, तो इन्होंने 24,000 लोगों को 24,000 आइटम्स नहीं बेचे, एक ही आइटम 24,000 लोगों को भेज दी है, क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट थी। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, इसी तरह से वो लोग अपनी मेहनत के, ये जो कंपनीज हैं ये क्या करती हैं? पैसे लेती हैं, क्योंकि इन्होंने कोड लिखा हुआ है हमारे लिए, ताकि हमें ना लिखना। ठीक है, अब इसकी सबसे आसान मिसाल ये है कि अगर मैं इस पेंट पे मौजूद हूँ और मैं कोई ब्रश यूज करना चाहता हूँ, तो क्या मैं कर सकता हूँ? अच्छा जी, यहाँ पे ब्रशेस अवेलेबल है। कुछ पेंट जो होते हैं उसके अंदर ब्रशेस मौजूद नहीं होते, जैसे कि विंडो वाला जो पेंट है उसके अंदर मेरे ख्याल से ब्रशेस अवेलेबल नहीं है। या कोई ऐसा फीचर जैसे कि मैं आपको कह लूँ कि ट्रेसिंग मैंने करनी है फोटोशॉप के अंदर या इलस्ट्रेटर के अंदर,
मैं चीज़ की ट्रेसिंग कर सकता हूँ पेन टूल की मदद से। अगर मैं कहता हूँ कि मैंने यहाँ पे ट्रेसिंग करनी है तो क्या मैं कर सकता हूँ? नो सर, नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसके डेवलपर ने मुझे ट्रेसिंग करने का ऑप्शन ऐड ही नहीं किया हुआ। पर मैं वही काम फोटोशॉप में कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि फोटोशॉप जिन्होंने क्रिएट किया है उन्होंने उसके अंदर वो ऑप्शन इंक्लूड किया, उसके लिहाज से उन्होंने बैकएंड पे कोडिंग की हुई है उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कि जब भी यूज़र बटन दबाए ऐसे करे तो ऐसे ऐसे जिस जिस जहाँ जहाँ वो अपना माउस लेके जाए, जैसे जैसे वो एंकर पॉइंट्स लगाता रहे, क्या होता रहे, उसके पास चीज़ जो है ट्रेस होती रहे। इसीलिए फोटोशॉप पेड है और ये चीज़ फ्री में हमें मिल गई है। ऑप्शंस का फ़र्क है, फोटोशॉप में ऑप्शन ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे ऑप्शन कम है। वो अलग बात है कि हम फोटोशॉप को फ्री में यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह हमने इन पेड थीम्स को भी कोशिश करनी है कि फ्री में मिल जाए। ठीक है, जैसे वो फ्री में फोटोशॉप यूज़ कर लेते हैं हम, तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे भी करें। सर यहाँ पे हमें इन थीम्स के प्रीव्यू मिल सकते हैं, यानी पता लग जाए कि इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं ख़रीदने से पहले? जी बिल्कुल मिल जाते हैं। हमारे इसके अंदर जितने भी डेमो होते हैं, जो भी चीज़ें होती है, वो थीम के डिस्क्रिप्शन में सारी बातें लिखी होती हैं। ठीक है, हम अगर इसके ऊपर आते हैं तो सारी डिटेल्स उसने मेंशन की हुई हैं कि इतने डिज़ाइन हैं, मोबाइल फ्रेंडली है, इसके इतने फीचर हैं। ये देखें, मैं आपको बता रहा था ना हेडर के हवाले से, ये देखें हेडर ले आओ कि ऐसा हेडर बना लो, ऐसा बना लो, ऐसा बना लो, आपकी अपनी मर्जी है। कंटेंट ले आओ, ऐसा कंटेंट कर लो, ऐसा कंटेंट कर लो। फुटर ले आओ, ये देखिए। तो इन्होंने अपनी डिस्क्रिप्शन में वो सारी चीज़ें मेंशन की होती हैं कि आप कैसे कैसे क्या क्या ऑप्शंस आपको मिलेंगे अगर आप ये चीज़ परचेज करते हो। विजुअली भी रिप्रेजेंट की होती है, प्लस इन्होंने साथ में वैसे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी ये चीज़ मेंशन की होती है कि आपको ये जो चीज़ें हैं वो मिलेंगी। सर जब हम ठीक है, परचेज कर लेंगे तो हमारे वर्डप्रेस में वो हम उसको डाउनलोड करेंगे, ये कैसे उसमें आएगा? देखें जब हम परचेज करेंगे तो हमें एक फ़ाइल मिल जाएगी, वो हम मैनुअली अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, वो हम देखेंगे कि यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करके मैं अपलोड थीम कर सकता हूँ, तो मैं मैनुअली कोई थीम अपने कंप्यूटर से भी यहाँ पे अपलोड करवा सकता हूँ। राइट सर, राइट। ठीक है, हम उससे ऐड कर देंगे, फिर वो हमें रजिस्ट्रेशन कोड वगैरह जो मिला होगा वो हम लगा के उस चीज़ों को क्या कर लेंगे, सेटल कर लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं थीम्स बेसिकली आपको जो फ़र्क बताना चाह रहा था वो था पेड और फ्री के अंदर। ठीक है, उसकी एग्जांपल मैंने दी कि हमारे पास ये चूंकि फ्री है, इसके अंदर मैं ट्रेसिंग नहीं कर सकता। अडोबी फोटोशॉप के अंदर या मैं इलस्ट्रेटर के अंदर ट्रेसिंग कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उस ट्रेसिंग के लिए जो कोडिंग रिक्वायर्ड थी वो फोटोशॉप ने तो लिखी हुई है, बट इन्होंने नहीं लिखी हुई। इसी तरह पैडिंग के लिए जो कोडिंग रिक्वायर्ड थी वो अच्छी थीम ने तो लिखी हुई है, बट किसी फ्री वाली थीम ने नहीं लिखी हुई। इसीलिए पैडिंग देने के लिए आपको कस्टम कोड लिखना पड़ेगा। कस्टम से मुराद होता है कि आप खुद से कोई चीज़ जो है वो ऐड अप करो। ठीक है, तो ये पेड और फ्री थीम के अंदर मेजर डिफरेंस होता है। ऐड करने की बात करें तो ऐड करने का मैंने आपको बता दिया कि आप क्या कर सकते हो। थीम्स पे मैं वापस आ जाता हूँ, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे भी। ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे मेरे पास फ्री वाली थीम्स मौजूद हैं। मैं अभी कोई पर्टिकुलर थीम आपको लगा के नहीं दिखाऊंगा, बस हम यहाँ से लगा ज़रूर सकते हैं कोई भी थीम जो हमें पसंद है, जिसका हमें लेआउट अच्छा लग रहा है, ऑप्शंस अच्छे लग रहे हैं, हम उसे प्रीव्यू भी कर सकते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ है, कि थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या एलिमेंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसे क्या कर देंगे, इंस्टॉल करेंगे। वो चीज़ डाउनलोड होगी, हमारे पास आ जाएगी और क्या हो जाएगी, एक्टिवेट भी हम उसे फिर क्या कर सकते हैं, करवा सकते हैं। बट अगर आपने कोई अपनी थीम लगानी है, कोई प्रीमियम थीम लगानी है, तो आप वो अपलोड करोगे, चूज फाइल पे क्लिक करोगे, वो मेरे कंप्यूटर में आ जाता है। मैं यहाँ से अपनी थीम की फाइल सेलेक्ट करूँगा, ओपन करूँगा, और वो चीज़ क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी। बट वो किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, जिप में। आज हम ये नहीं करेंगे, हम
वैसे ही लगा के देखेंगे कि थीम खुद भी कैसे लगाते हैं और फ्री थीम भी यहाँ से कैसे लगाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद कस्टमाइजेशन है। कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस की भी फिलहाल मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस आ जाएंगे। तो हम यहाँ से डिफरेंट ऑप्शंस कर सकते हैं। जब हम कोई डिफरेंट थीम लगाएंगे तो मैं आपको कस्टमाइजेशन ऑप्शन बताऊंगा कि आप ये तब्दीलियाँ कर सकते हैं। बट याद रखना है कि ये ऑप्शन थीम टू थीम क्या होते रहेंगे, वेरी होते रहेंगे। ठीक है जी। फैजान अहमद सर हम वेबसाइट का प्रीव्यू देख के थीम का पता लगा सकते हैं सही? यानी इस वेबसाइट को देखते देखते इसकी थीम का पता लगाना है? जी, कोई भी सर वेबसाइट हो जो बनी हो वर्डप्रेस के अंदर, सर उसका हमें थीम का पता लगाना हो, वो लगा सकते हैं? जी हम लगा सकते हैं। हम एक लेक्चर होगा शायद, जब हम थीम वगैरह लगाना देख लेंगे सारा कुछ, उसके बाद उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने किसी भी वेबसाइट का जो आपको क्लाइंट देता है या कोई भी इंसान देता है, उसका एनालिसिस कैसे करना है कंप्लीट। उसके अंदर थीम भी आ जाएगी, उसके अंदर ये भी पता लग जाएगा कि ये वर्डप्रेस में है कि नहीं। उसके अंदर हमें होस्टिंग वगैरह की कुछ इन्फॉर्मेशन भी पता लग जाती है कि ये कहाँ पे है, किस होस्टिंग खरीदी हुई है। तो वो सारा कुछ हम देखेंगे। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर है यस, हम करवा सकते हैं। ठीक है, हम करवाएंगे, प्रॉपर लेक्चर होगा, उसके अंदर हम सिर्फ एनालिसिस ही करेंगे किसी भी वेबसाइट का। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या होता है कि हम यहाँ से थीम्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस हैं, यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस हो सकते हैं। इसकी मदद से हम क्या करेंगे, हम अपनी जो भी हमारा पेज होगा, जो भी हमारी वेबसाइट होगी, उसे हम क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, अपना कंटेंट डाल सकते हैं। और ये ऑप्शन थीम टू थीम वेरी करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं विजिट्स। अब विजिट्स बेसिकली हमने वहाँ पे भी देखे थे, जो मेन होते हैं। ये विजिट्स वो हैं जो कि आपको सामने नज़र आते हैं। जैसे कि एक सर्च का विजिट बेसिकली ऐसे समझ लें से कि एक छोटी सी चीज़ जो कि एक पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म कर रही होती है, एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर रही होती है, जिसकी अपनी कोई नेचर होती है। जैसे ये है, ये विजिट है सर्च का। इसका टास्क क्या है कि इसने सर्च करके देना। ये है रीसेंट पोस्ट का विजिट। जितनी भी रीसेंट पोस्ट होंगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आती जाएंगी इसके अंदर, इस विजिट के अंदर। ये रीसेंट कमेंट्स का ये खाली है, क्यों? क्योंकि एक ही कमेंट था, वो मैं डिलीट कर चुका हूँ। तो जितने भी कमेंट्स होते रहेंगे वो इसके अंदर ऑटोमेटिकली आते रहेंगे। ये मेरे पास कुछ बने बनाए विजिट्स मौजूद हैं। ये देखें, सर्च का विजिट मौजूद है, रीसेंट पोस्ट का विजिट मौजूद है, और रीसेंट कमेंट्स का। ये जितने ज़्यादा विजिट्स होते हैं ये भी थीम पे डिपेंड करते हैं। थीम अगर अच्छी है तो वो ज़्यादा से विजिट्स अपने साथ लेके आएगी। वैसे हम प्लगइन्स की मदद से विजिट्स बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, आप अगर प्लगइन्स कर लेते हो उसकी मदद से बढ़ा सकते हो, अगर आप बढ़ाना चाहो। यानी कि अगर आपको सोशल मीडिया आइकन्स ऐड करने हैं तो आप उसका विजिट ढूंढ लो, उसे आप कहीं भी फिर लगा लोगे, साइड बार के अंदर लगा लो, फुटर के अंदर लगा लो, तो वो आपके सोशल आइकन्स को शो करता रहेगा। ठीक है, ये क्या है, ये सर्च का विजिट है। इसकी कोडिंग हमारे पास थीम के अंदर मौजूद होगी, और हमारे पास क्या होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। कुछ विजिट्स जो हैं वो डिफ़ॉल्ट होते हैं, जो कि वर्डप्रेस खुद देता है, और कुछ थीम अपने साथ विजिट्स जो है वो लेके आती है। ठीक है, अब ये रीसेंट पोस्ट का विजिट है, ये पोस्ट को शो करवाएगा। ये रीसेंट कमेंट्स का है, ये कमेंट्स को शो करवाएगा। ये देखें, ये तीनों विजिट्स यहाँ पे अवेलेबल है, सर्च, ये और ये। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है मेन्यू। मेन्यू क्या हुआ है, हमारे पास टॉप बार जो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा होता है। अगर मैं एक चीज़ इसकी चेंज करूँ यहाँ पे, ये देखिए, अब मैंने इसका जो व्यू है ना वो थोड़ा सा चेंज कर दिया।
ठीक है, पहले मेरे पास व्यू डिफरेंट था। खैर मैं सेटिंग की भी बात करता हूँ कि मैंने क्या किया है। बट मैं यहाँ से क्रिएट योर फर्स्ट मेन्यू, अपनी मेन्यू क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे ही मैं मेन्यू क्रिएट करूँगा उसे मैं कोई नाम दूंगा, उसके बाद मैं लेफ्ट से मेन्यू आइटम्स क्रिएट कर सकता हूँ, पेज वगैरह, पोस्ट वगैरह, कस्टम लिंक्स, कैटेगरीज। अभी मैं आपको मेन्यू, आज मैं चीज़ें क्रिएट करके नहीं दिखा रहा, जैसे मैंने कोई पोस्ट बना के नहीं दिखाई, कोई पेज बना के नहीं दिखाया, मेन्यू बना के नहीं दिखाई। क्यों? क्योंकि आज हम एक तरह से वॉक थ्रू कर रहे हैं कि आखिर ऑप्शंस क्या हैं। एक दफ़ा हमारे ऑप्शंस कवर अप हो जाए, फिर हम क्या करेंगे, पोस्ट भी बनाएंगे, पेज भी बनाएंगे, मेन्यू भी बनाएंगे और उसे मैनेज करके देखेंगे। ठीक है, क्योंकि आज का लेक्चर सिर्फ ऐसे ऐसे कर लें कि पूरी सेटिंग्स का एक वॉक थ्रू है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे होती है। उसके अंदर ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो हमारा काफ़ी टाइम जो है वो लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं नाम सेटल कर सकता हूँ, इधर से मैं उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ऐड कर सकता हूँ, पेज, पोस्ट, कस्टम लिंक, कैटेगरीज। और यहाँ से मैं उसकी लोकेशन सेटल करूँगा कि मैं वो पोस्ट, वो मेन्यू कहाँ पे शो करवाना चाहता हूँ। टॉप पे शो करवाना चाहता हूँ, बॉटम पे शो करवाना चाहता हूँ, कहाँ कहाँ पे वो चीज़ शो हो सकती है। अगेन ये भी चीज़ थीम पे डिपेंड करेगी, जितनी थीम के ज़्यादा ऑप्शन उतने ज़्यादा वो आपको मेन्यू को रिप्रेजेंट करने की जगह प्रोवाइड करेगा कि टॉप पे कर लो, साइड बार में कर लो, बॉटम में कर लो। जितनी फ्री थीम उतने कम ऑप्शन। हो सकता है आप कोई थीम बदलो और ये वाले ऑप्शन ज़्यादा हो जाएं, तो परेशान नहीं होना कि ये ऑप्शन ज़्यादा कैसे हो गए, ये ऑप्शन थीम अपने साथ लेके आएगी। ठीक है, तो इसीलिए जितनी बेहतर थीम, ऑप्शंस बढ़ते जाएंगे चीज़ों के अंदर। अभी 2 हैं, हो सकता है कोई अच्छी थीम इसे 4 कर दे। ठीक है, तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। यहाँ से हम मेन्यू क्रिएट करते हैं। मेन्यू क्या होती है? ये नेविगेशन बार जिसे कहते हैं, जिसे आप नेविगेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बैकग्राउंड आ जाता है। अगेन ये वही बात है कि आप बैकग्राउंड इमेज वगैरह चेंज कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, अच्छा, उसके बाद थीम एडिटर आ जाता है। यहाँ पे जो हमने फाइल्स देखी थी, जो हमारे पास कंटेंट के अंदर उस थीम के फोल्डर में पड़ी हुई थी, यहाँ पे वो सारी फाइल्स हमें नज़र आ रही हैं। यानी कि अगर हम थीम के अंदर कोई चीज़ एडिट करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। ठीक है, ये CSS है, हम CSS के अंदर चेंजिंग करना चाहते हैं, हम कर सकते हैं। ये वही बात है जैसे हमने देखी थी। हम कोई फाइल के अंदर कोई कंटेंट ऐड करना चाहते हैं, ज़्यादा चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो हम करवा सकते हैं। बट अगेन अगर आपको कोडिंग आती है तो इस फोल्डर के अंदर, इस ऑप्शन के अंदर आए। अगर नहीं आती तो इसे ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, बाहर से ही कोशिश करें कि आप चीज़ें जो है परफॉर्म करवा लें। ठीक है, ये अपीयरेंस की चीज़ें थी। ये जो कस्टमाइजेशन ऑप्शंस हमें यहाँ पे मिले हैं ना, कुछ थीम अपने साथ अपना पूरा पैनल ले आती है, यानी कि अपना पैनल, उस पैनल के अंदर अपने बेतहाशा ऑप्शंस। ठीक है, जो काफ़ी अच्छी थीम होगी वो ऐसा भी करती है कि वो अपने साथ कोई ऑप्शन ले आए। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए मैंने अवार्डा पे क्लिक किया और मैंने ऑप्शंस पे क्लिक किया। ये देखें, इसका ये पूरा अपना एरिया है। इधर देखें ऑप्शंस कितने ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि ये पेड है, तो ऑप्शन देखें कितने बढ़ गए हैं। और मैं फ्री की बात करूं तो 3 ऑप्शन है, 1 2 3। और यहाँ पे देखें टाइपोग्राफी के ऑप्शन, बैकग्राउंड के ऑप्शन, साइड बार के, फुटर के, स्लाइडिंग बार के, ब्रेड क्रम्स के, पेज टाइटल के, लोगो के, मेन्यू के, हज़ारों ऑप्शंस आपको देंगे। अच्छा ये कर लो, ये कर लो, ये करो। इसीलिए तो फिर कहते हैं कि $60 दो हमें, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा चीज़ों को कोड में कन्वर्ट करके हमारे लिए आसान कर दिया। हमारे लिए चीज़ों बटन पे आ गई हैं कि अच्छा बॉक्स ये वो। प्लस वो कहते हैं अगर एक्स्ट्रा चाहिए तो कस्टम CSS भी लिख लो, कोई इशू नहीं।
तो कुछ थीम्स अपना पूरा का पूरा एक तरह से पैनल ही ले आती हैं कि हमारी सेटिंग यहाँ से करो, और कुछ थीम्स होंगी जैसे कि ये है तो इसका कोई अलग से पैनल अवेलेबल नहीं है क्योंकि फ्री है ना, तो ये डिफरेंस है बेहतर। उसके बाद आ जाते हैं प्लगइन्स। प्लगइन्स भी पेड होते हैं और फ्री होते हैं। अगेन जो ज़रा डिफ़िकल्ट फंक्शनैलिटी कर रहा होगा या ज़्यादा फीचर आपको कोई दे रहा होगा वो पेड होगा, और आपके पास जो कम फीचर्स वाला प्लगइन होगा वो आपको फ्री में भी मिल जाएगा। ठीक है, और अक्सर ऐसा करते हैं कि एक प्लगइन का कुछ हिस्सा फ्री में दे दिया और कहते हैं कि अगर ज़्यादा ऑप्शन चाहिए तो हमें पे करो। तो फिर हम आपको क्या करेंगे, ज़्यादा फीचर्स जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे। अगेन मैं यहाँ से भी अपडेट करवा सकता हूँ ऑटोमेटिकली। अगर अपडेट आई होगी तो यहाँ पे भी बटन आ जाता है अपडेट करने का, प्लस यहाँ से मैं ऑटो अपडेट्स ऑन कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली ये अपडेट होता रहेगा जब जब अपडेट आएगी। ठीक है, प्लस मैं यहाँ से कोई प्लगइन ऐड भी कर सकता हूँ। मैं ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ। देखें, प्लगइन भी अपलोड किया जा सकता है अपने कंप्यूटर से। जो पेड प्लगइन्स होते हैं वो आपको फाइल मिल जाती है, फाइल आप अपने कंप्यूटर में कर लो, लगाओ, आपका लग जाता है। प्लस आप इसके यहाँ से जो इसकी डेटाबेस है वर्डप्रेस वाली, यहाँ से भी ढूंढ सकते हो। हर प्लगइन का अपना अपना काम होता है। ये फॉर्म बनाएगा, ये एसईओ को बेहतर करेगा, ये एडिटर है, ये पेज को बिल्ड करने में मदद करेगा, ये ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी के लिए है, ये स्पैम प्रोटेक्शन के लिए, ये सिक्योरिटी के लिए, ये एसएसएल के लिए, ये भी कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए, ये सिक्योरिटी के लिए, ये पेजेस को इंपोर्ट करेगा, ये डुप्लीकेट पोस्ट करने की इजाज़त देगा, ये आपको माइग्रेशन की इजाज़त देगा, ये बैकअप की इजाज़त देगा, वगैरह वगैरह। हर प्लगइन का अपना अपना काम होता है, फीचर अपना अपना होता है। ये स्पीड को बेहतर करेगा, ये इमेजेस को कंप्रेस करके बेहतर करेगा। तो हर प्लगइन का क्या है, अपना अपना काम। कुछ हिस्सा इनका फ्री में मिल जाएगा, ये देखिए फ्री में मौजूद है, और कुछ को हमें क्या करना पड़ेगा, पे करके यूज़ करना पड़ेगा। बट हमने पे करना नहीं है, तो हमने कोशिश करनी है कि हमें फ्री वाला भी किसी जुगाड़ की मदद से, जो पेड वाला है वो भी फ्री में मिल जाए। ठीक है, तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो इसकी भी कोई फंक्शनैलिटी जो है पार्टिकुलर हो सकती है। जैसे कि ये फॉर्म वाला है तो ये फॉर्म बनाने की इजाज़त दे देगा, अपने ऑप्शन यहाँ पे ले आएगा। उसके बाद आगे अगर नेक्स्ट चीज़ आ जाती है यूज़र्स। यूज़र्स के अंदर सिंपल बात है कि आपके वेबसाइट के मल्टीपल यूज़र हो सकते हैं। आप लोगों को एक कल के लिए आपकी असाइनमेंट समझ लें, अपना घर का टास्क समझ लें। आपने वर्डप्रेस के जो यूज़र रोल्स हैं ना, उनकी डिस्क्रिप्शन देखनी है कि किस रोल के अंदर कितनी कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या क्या प्रिविलेजेस जो हैं वो अलाउ होती हैं हर यूज़र को। एडमिन की क्या है, कंट्रीब्यूटर की क्या है, एडिटर की क्या है, ऑथर की क्या है, सब्सक्राइबर की क्या है। ये आप लोगों ने खुद पढ़ के आना है। सब्सक्राइबर के क्या रोल हो सकता है, कंट्रीब्यूटर का, ऑथर का, एडिटर का और एडमिन का। ये आप लोगों ने इंटरनेट के ऊपर से पढ़ के और फिर आना है और मुझे बताना है। मैं एक एक से पूछूंगा कि एडमिन क्या कर सकता है, ये क्या कर सकता है, एडिटर क्या कर सकता है, वगैरह। ठीक है, अच्छा जी, हमारे पास अगेन यहाँ से एडमिन, उसकी ईमेल आ जाएगी, उसका रोल आ जाएगा, वगैरह, ये कितनी पोस्ट उसने की है। आप कोई यूज़र ऐड भी कर सकते हो अपनी मर्ज़ी का, और क्या कर सकते हो, कोई एग्जिस्टिंग यूज़र जो है वो आप डिलीट वगैरह भी कर सकते हो। बट अगेन आप क्या होने चाहिए, आप एडमिन होने चाहिए। अब मैं एडमिन हूँ तो मैं यूज़र ऐड कर सकता हूँ, यहाँ से कोई भी मैं चीज़ें ऐड करके ऐड न्यू यूज़र करूँगा, वो ऐड हो जाएगा। उसका नाम लिखूँगा, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, वेबसाइट वगैरह, सारा कुछ ऐड न्यू करूँगा तो वो मेरा एक नया यूज़र क्या हो जाएगा, ऐड अप हो जाएगा, और वो फिर मुझे यहाँ पे नज़र आने लग जाएगा। ठीक है, एक वेबसाइट को अगर 3-4 लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैं कहता हूँ नवीद यूज़ कर रहे हैं, शकीबा यूज़ कर रही हैं और अशफाक यूज़ कर रहे हैं, तो मैं तीनों यूज़र बना देता हूँ, नवीद का, शकीबा का, अशफाक का, ताकि मुझे पता लगता रहे कि ये वाली चेंज किसने की है, ये वाली पोस्ट किसने की है। ठीक है, तो इस तरह से हम नए नए यूज़र भी क्रिएट करवा सकते हैं।
उसके बाद प्रोफाइल आ जाती है, यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरे पास डिफॉल्ट है, मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि ये आपकी अपनी मर्जी है। अगर आप चाहते हैं कि ये, अगर गर्ल्स ये वाला कलर करना चाहती हैं तो ये कर लें, वैसे मैं तो डिफ़ॉल्ट पे ही हमेशा काम करता हूँ। आप भी अगर चेंज करना चाहो तो आपकी अपनी मर्जी है, चेंज कर सकते हैं, सिर्फ उसका व्यू बदलता है और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ से आप अपने प्रोफाइल के सेटिंग्स वगैरह कर सकते हो कि क्या सेटिंग्स हैं, आपने टूल बार को शो करवाना है कि नहीं, ये चीज़ें आपने चेंज करनी है, वेबसाइट्स वगैरह, अपनी पिक्चर वगैरह चेंज करनी है, पासवर्ड वगैरह, सारा कुछ तो आप अपनी प्रोफाइल की कंप्लीट अपडेशन जो है वो यहाँ से करवा सकते हो। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास क्या आ जाती है, यूज़र प्रोफाइल वगैरह। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है टूल्स का। ठीक है, क्या ऑप्शन होता है हमारे पास टूल्स का? टूल्स के अंदर बेसिकली एक्स्ट्रा फीचर्स आ जाते हैं जो कि हम जिसकी मदद से अपनी वेबसाइट को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना हो तो कुछ ऑप्शंस हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, टूल्स के अंदर वो सारी चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। टूल्स के अंदर है कैटेगरीज एंड टैग कन्वर्टर। अगर आपने कैटेगरीज बना ली हैं ज़्यादा सी और आप चाहते हैं उन्हीं कैटेगरीज के टैग्स बन जाएं तो आप उन्हें कन्वर्ट भी कर सकते हैं, इसके बजाय कि आप सारे टैग खुद ही लिखते रहें बैठ के। ठीक है, तो एक इजी टू यूज़ है कि अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग वेबसाइट है उसके अंदर चीज़ें मौजूद हैं तो आप उसे कैटेगरीज को टैग में और टैग्स को कैटेगरीज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट में मुराद क्या है कि आप किसी दूसरी वेबसाइट से अपनी वेबसाइट के अंदर चीज़ों को ला सकते हो, गेट करवा सकते हो। अगर आप किसी ब्लॉगर यानी कि ब्लॉगर की वेबसाइट है, ब्लॉगर क्या है, ब्लॉगर भी एक तरह से CMS है, आपने नाम सुना होगा ब्लॉगर, ये वाला। ये भी क्या है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी एक CMS है, जैसे वर्डप्रेस है ना, ये भी वैसे है, ये भी सिर्फ ब्लॉगर्स के लिए। ठीक है, अगर आप पहले ब्लॉगर पे थे, जैसे आप पहले अगर एक मोबाइल यूज़ कर रहे थे, आपका मोबाइल थोड़ा ख़राब हो गया, आपने मोबाइल अपग्रेड कर लिया, तो आप एक वेबसाइट, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डाटा ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसी तरह से आप एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट में भी डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, इंपोर्ट करवा सकते हैं ब्लॉगर से, कैटेगरीज और टैग्स वगैरह, लाइव जर्नल, ये भी हमारे पास इसी तरह का एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप डाटा को इंपोर्ट करवा सकते हो अपने किसके ऊपर, अपनी वेबसाइट के ऊपर। RSS है, RSS की मदद से भी आप चीज़ों को गेट कर सकते हो। RSS बेसिकली क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। RSS में ऐसे होता है कि कोई और वेबसाइट डाटा पब्लिश करती है, कंटेंट पब्लिश करती है और आपके पास भी वो कंटेंट आ जाता है, बट ये चीज़ उनके कंसेंट से होती है, यानी कि उनकी मर्जी से होती है। जैसे CNN वाले या BBC वाले जब भी कोई नई न्यूज़ डालें, सेम न्यूज़ आपकी वेबसाइट पे भी आ जाए ऑटोमेटिकली, तो आप उनका RSS फीड यूज़ करोगे, उससे क्या होगा, अगर तो वो इजाज़त देते हैं RSS फीड यूज़ करने की, तो हम उस वेबसाइट का RSS फीड यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। जैसे ही वो कंपनी कुछ भी नया आर्टिकल डालेगी, ऑटोमेटिकली हमारे पास भी आ जाएगा। बट अगेन, अगर आप किसी की परमिशन के बगैर ये करते हो तो ये इलीगल चीज़ है, किसी का कंटेंट अपनी वेबसाइट पे शो करवाना। पर अगर आप उनकी मर्जी से करते हो तो ये बिल्कुल लीगल है। और RSS में हम उन्हें क्रेडिट भी दे रहे होते हैं कि भाई मैंने ये CNN से लिया है, क्रेडिट भी दे रहे होते हैं, प्लस एक लिंक भी दे रहे होते हैं, जैसे ही वो क्लिक करता है वो CNN पे चला जाता है या BBC पे चला जाता है। ठीक है, इस चीज़ को कहते हैं ऑटो ब्लॉगिंग। RSS फीड की बात करूं या मैं लिख लेता हूं BBC RSS।
इसकी फॉर्म क्या है? रियली सिंपल सिंडिकेशन allow you to see when sites from all over the internet have added new content. You can get the latest headlines वगैरह वगैरह। वही बात कि जैसे ही वो डालेंगे हमारे पास आ जाएगा। आप यहाँ से ढूंढ सकते हो कि क्रिकेट की कौन सी वेबसाइट है जो देती है आरएसएस, न्यूज़ की कौन सी है, फुटबॉल की कौन सी है, तो आप उनका जो पर्टिकुलर है ना वो अपने पास यूज़ करके से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसको कहते हैं ऑटो ब्लॉगिंग, कि आपके पास ऑटोमेटिकली ब्लॉगिंग हो रही है, खुद ब खुद चीज़ें आ रही हैं। इसी तरह टम्बलर से आप डाटा को गेट कर सकते हो और किसी और वर्डप्रेस साइट से भी डाटा इंपोर्ट करवा सकते हो। बट अगेन उसके लिए हमें ये टूल है ये पहले करने पड़ेंगे और उसके बाद हम ये सारे काम जो हैं वो परफॉर्म करवा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सपोर्ट करने का, यानी कि मैं अपने कंप्यूटर के अंदर से जो अपने कंप्यूटर कह रहा हूँ, अपनी वेबसाइट से जो डाटा है वो एक्सपोर्ट करवा सकता हूँ एक फाइल की मदद से। मेरे पास डाटा एक्सपोर्ट हो जाएगा, मैं वो फाइल किसी और को देता हूँ तो वो सारा का सारा जो मेरे वेबसाइट पे डाटा है वो अपनी वेबसाइट पे इंपोर्ट करवा सकेगा। ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए एक्सटर्नल प्लगइन्स भी मौजूद होते हैं जो कि ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करते हैं। जो मैंने अभी माइग्रेशन का एक प्लगइन आपको दिखाया था क्विकली कि ये प्लगइन माइग्रेशन करवाएगा, वो प्लगइन इसी पर्पज़ के लिए यूज होता है। बट हम फ्यूचर में वो प्लगइन लगा के भी देखेंगे कि वो कैसे काम करता है। बट अभी हमें पता लग गया कि चीज़ें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हम करवा सकते हैं। अगेन साइट हेल्थ आ जाती है, यहाँ से वो हमें हेल्थ के बारे में बता रहा है कि हेल्थ कैसी होगी, जो जो मसले मसाइल हैं वो यहाँ पे बताएगा। यू शुड रिमूव इनएक्टिव प्लगइन, इनएक्टिव थीम, जो चीज़ यूज़ नहीं कर रहे वो डिलीट कर दो। ठीक है, यहाँ पे वो डिस्क्रिप्शन बताएगा कि ये काम करवा लो, HTTPS पे करवा लो वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा और एक्सपोर्ट इरेज पर्सनल डाटा। ठीक है, एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा से मुराद है कि आप किसी भी यूज़र का जो डाटा है उसे एक्सपोर्ट करवा सकते हो। वो क्या लिखता है? दिस टूल हेल्प साइट ओनर्स कंप्लाई विद लोकल लॉज एंड रेगुलेशन बाय एक्सपोर्टिंग नॉन डाटा फॉर अ गिवन यूजर इन जिपर। ठीक है, ये लोकल पर्सपेक्टिव से डिपेंड करता है, बट एज अ फ्रीलांसर या एज अ वेबसाइट मेकर हमें इस ऑप्शन की ऐसे ज़रूरत नहीं होती। बाद में जब यूज़र्स वो बनाएगा तो उसे अगर डाटा एक्सपोर्ट करवाना है या यूज़ करना है या इरेज करना है तो वो कर सकता है। वैसे हमें इसकी ज़रूरत जो है वो ऐसे नहीं पड़ती। अगर करवाना हो तो हमें मेल देनी पड़ती है, फिर उस पर कन्फर्मेशन मेल जाती है, वो फिर ओके करता है तो आपके पास डाटा क्या हो जाता है? डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास कुछ टूल्स थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास है सेटिंग। सेटिंग के अंदर से हम अपनी ऐसा समझ लें कि 40% वेबसाइट को मैनेज करते हैं। मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। बाकी कमेंट में भी मैंने इतना इम्पोर्टेंट नहीं कहा। आपके पास बाकी चीज़ें भी, अपीयरेंस इम्पोर्टेंट थी, प्लगइन इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बताया, और सेटिंग इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। बाकी पोस्ट पेज वगैरह तो हमें पता है, वो तो हमें बनाने ही पड़ेंगे। यहाँ से आप अपनी साइट का टाइटल बाद में बदल सकते हो। जैसे हमारी वेबसाइट का टाइटल है टेक्निकल मॉर्निंग बैच 3, मैं यहाँ से इसे चेंज भी कर सकता हूँ। प्लस मैं कस्टमाइजेशन में से भी ये चेंज कर सकता हूँ। एक ही काम को करने के 2 से 3 तरीके मौजूद हैं। टैगलाइन बदल सकता हूँ जो कि ये है। ठीक है, उसका वर्डप्रेस का एड्रेस बदल सकता हूँ कि कहाँ पे वर्डप्रेस है, साइट का एड्रेस बदल सकता हूँ। ठीक है, एडमिन की ईमेल चेंज कर सकता हूँ। कोई भी रजिस्टर्ड कर सकता है भाई, कोई भी मेरी वेबसाइट पे आकर रजिस्टर्ड हो सकता है। जो भी न्यू यूज़र होगा वो एक सब्सक्राइबर होगा। अब आपने कल रोल देख के आना है कि सब्सक्राइबर का क्या रोल होता है, तो वो हम कहेंगे कि जो भी यूज़र होगा वो सब्सक्राइबर। मैं लैंग्वेज चेंज कर सकता हूँ, मैं टाइम जोन चेंज कर सकता हूँ, डेट का फॉर्मेट, टाइम का फॉर्मेट, वीक मेरा कब से स्टार्ट होगा, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। सेटिंग में जनरल के अंदर मेरी वेबसाइट की जनरल सेटिंग्स यहाँ से होंगी। उसके बाद आ जाती है राइटिंग, यानी कि जहाँ पे राइटिंग के हवाले से बात आ जाती है, पोस्ट लिखने के हवाले से,
उसकी सेटिंग हमारे पास राइटिंग के टैब से होती है। डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी, कि जब भी कोई नई पोस्ट आप डालोगे तो उसकी डिफॉल्ट कैटेगरी क्या होगी, कि अगर यूजर आप डालने वाला जो है वो कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करता तो बाय डिफॉल्ट कौन सी कैटेगरी आनी है। तो अभी हमने कोई कैटेगरी, ये क्रिकेट है, फुटबॉल है और अनकैटेगराइज्ड है, तो मैं कहता हूँ जब भी कोई नई पोस्ट आएगी तो वो बाय डिफॉल्ट क्रिकेट में चली जाए, तो क्रिकेट में चली जाएगी। याद रहे ये दोनों कैटेगरीज मैंने आज के लेक्चर में ही पहले बनाई हैं, तो तब भी यहाँ पे शो हो रही हैं। आप भी पहले क्रिएट करोगे तो तब शो होंगी, ऐसा नहीं होगा कि आप कहें कि सर हमारे पास तो क्रिकेट फुटबॉल आ ही नहीं। ठीक है, आपके पास सिर्फ अनकैटेगराइज्ड आ रहा होगा कि जो भी नई पोस्ट है वो अनकैटेगराइज्ड में चलेगी। उसके बाद है पोस्ट का फॉर्मेट। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल तरह के पोस्ट के फॉर्मेट होते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम अगर चैट कर देते हैं, गैलरी कर देते हैं, इमेज कर देते हैं, तो हमारी जो पोस्ट है इसका फॉर्मेट क्या हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली हो जाएगा। और ये जो फॉर्मेट है हमारे पास थीम पे भी डिपेंड कर रहा होता है कि थीम कितने फॉर्मेट्स लेके आती है, पोस्ट को शो करवाने के कितने कितने फॉर्मेट्स जो है वो थीम लेके आती है, प्लस ये कुछ डिफॉल्ट्स हैं। आप ईमेल की मदद से भी पोस्ट करवा सकते हो, यानी कि अगर आप कहीं दूर हो, आपको अपनी वेबसाइट की एक्सेस नहीं है, तो आप ईमेल की मदद से भी अपनी वेबसाइट के ऊपर चीजें पब्लिश कर सकते हो। ठीक है, क्या होगा हमारे पास, टू पोस्ट टू वर्डप्रेस बाय ईमेल यू मस्ट सेट अप अ सीक्रेट ईमेल अकाउंट विद POP3 एक्सेस एन ईमेल रिसीव्ड ऑन दिस साइट विल बी पोस्टेड, सो इट्स अ गुड आइडिया टू कीप एड्रेस वेरी सीक्रेट, हियर आर 3 रैंडम स्ट्रिंग कुड यूज। यानी कि हमें एक पूरा प्रॉपर एक मेल सेटअप करनी पड़ेगी, जैसे ही उस पर कोई मेल आएगी पार्टिकुलर, वो ऑटोमेटिकली हमारी वेबसाइट पे पब्लिश हो जाएगी। तो हम ये भी कर सकते हैं, बट ये फीचर भी उस बंदे के लिए जो बाद में चीज़ों को मैनेज कर रहा हो या चला रहा हो। अगर कोई यूज़र आता है जो कि आपसे काम करवाना चाहता है तो आप ये काम उसे करके दे सकते हैं। ठीक है, अपडेट सर्विसेज। अपडेट सर्विसेज क्या होता है कि देखिए, जैसे ही हमारी वेबसाइट के ऊपर कोई आर्टिकल पोस्ट हो, कोई भी नई चीज पोस्ट हो, तो इन सर्विसेज को एक मैसेज चला जाए, एक पिंग चली जाए, उसका यहाँ पे नाम होता है पिंग, एक नोटिफिकेशन चली जाए कि हमने एक नई चीज पोस्ट किया, हमने एक नया आर्टिकल पोस्ट किया। ये पिंग सर्विसेज जो होती हैं, ये जो अपडेट सर्विसेज होती हैं, ये हमारी चीज को स्प्रेड कर देती हैं, जिससे ज्यादा विजिटर्स के आने के चांसेस होते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, व्हेन यू पब्लिश अ न्यू पोस्ट वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली नोटिफाइज द फॉलोइंग साइट अपडेट सर्विस। डिफरेंट अपडेट सर्विसेज को वो बता देता है कि इस बंदे ने नया जो है वो ऐड किया है। आप अपडेट सर्विसेज ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ अपडेट सर्विसेज के ऊपर, ये देखें, अपडेट सर्विसेज आर टूल्स यू कैन यूज टू लेट अदर पीपल नो यू हैव अपडेटेड योर ब्लॉग, कि आपने अपने ब्लॉग के ऊपर कोई चीज़ अपडेट की, आप ये सारों को एज एन अपडेट सर्विस इस्तेमाल कर सकते हो। अभी सिर्फ ये एक हुई हुई है, अगर आप बाकी भी ऐड करना चाहो तो क्या है, ये हमारे पास यूज हो जाती है। अगर मैं इस पे जाऊं तो pingomatic.com पे, तो यहाँ पे आपका ब्लॉग नेम आप मैनुअली भी इस चीज़ को ऐड कर सकते हो, प्लस यहाँ पे ऑटो भी सेटल करवा सकते हो। ठीक है जी, तो रीडिंग के अंदर मेन चीज़ ये है, इम्पोर्टेंट ज़्यादा चीज़ होती है, सॉरी राइटिंग हमने अभी देखा, अब है रीडिंग। रीडिंग के जो ऑप्शंस हैं ये कंपैरेटिवली ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अब रीडिंग के अंदर सबसे पहला ऑप्शन क्या है कि योर होम पेज डिस्प्लेज, कि आपका आपकी वेबसाइट का होम पेज कौन सा है, तो आप कह देते हो योर लेटेस्ट पोस्ट और इसे सेव कर देते हो। मैं क्या करता हूं, मैं अपनी वेबसाइट को विजिट करता हूं, लेटेस्ट पोस्ट नजर आ रही है, क्योंकि हेलो वर्ल्ड एक ही पोस्ट है तो यही लेटेस्ट होगी, ये मुझे नजर आ गई। ठीक है, अच्छा जी, 1 मिनट रुकिएगा, मैं आता हूँ।
जी मेरी आवाज आ रही है सबको? जी जाग रहे हैं या सो तो नहीं गए कहीं? यस सर। सर आ रही है, आ रही जी है अपने क्या? जागने का जो है ना वो साथ साथ सबूत भी देते रहा करें, पता नहीं सोए में हो साथ साथ लेक्चर के। एक्चुअली क्या है कि वर्डप्रेस के अंदर ना कुछ करना नहीं है, बस ऑप्शंस हैं उन्हें देखते रहना है कि अच्छा यहाँ इस ऑप्शन से ये होता है ये होता है। कोडिंग के अंदर तो हम ज़रा ज़्यादा इंगेज रहते हैं ना कि हमें खुद लिखना होता है, सारा कुछ करना होता है। तो ये जो वर्डप्रेस है ये ज़्यादा थ्योरेटिकल हो जाता है, तो कभी कभार जो इसका लेक्चर है ना वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, क्योंकि सारा थ्योरी पढ़ रहे हैं, थ्योरी जो है वो थोड़ी बोरिंग होती है, जबकि अगर हम प्रैक्टिकली कर रहे हो तो वो ज़रा ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है चीज़। तो इसीलिए थोड़ा सा जागते रहा करें। आई नो कि ज़्यादा थ्योरी हो जाती है, जैसे अब सारी थ्योरी ये चल रही है कि यहाँ से ये होगा यहाँ से ये होगा, तो सारा कुछ हो रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है समटाइम्स। बट ये है कि फिर भी हमें पता होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पे होता है। वो नहीं सर जी, स्टडी के बाद सो जाएंगे, लेक्चर के बाद। हाँ लेक्चर के बाद सो जाए, वैसे भी छुट्टियाँ अभी तो फिलहाल है, पता नहीं आप सब जो है आगे अब कॉलेज शायद ओपन हो जाए, नोटिफिकेशन भी आया है, फिर तो आपको वैसे भी उठना पड़ेगा चीज़ों के लिए। बट चले फिलहाल जब तक छुट्टियाँ तब तक तो लेक्चर के बाद आप सो सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है ना वो इसलिए फिर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा अब देखिए ये जो होम पेज है ना आपकी वेबसाइट का, ये होम पेज होता है जो मेन इंडेक्स पेज है, ठीक है। अच्छा जी, अब वो कहता है कि अपना होम पेज सेट करो कि होम पेज कौन सा रखना है। मैं कहता हूँ कि जो भी नई पोस्ट आएगी वो मेरा होम पेज होना चाहिए। ये चीज स्टैटिक है या डायनेमिक है? डायनेमिक है। बिल्कुल ठीक है, ये क्या चीज है? डायनेमिक है कि जब भी कोई नई पोस्ट मेरी आएगी वो ऑटोमेटिकली मेरे पेज पे, मेन पेज पे आ जाएगी। जब भी नई पोस्ट आएगी ऑटोमेटिकली, ये डायनेमिक है। यहाँ पे अगर आप सेटल करोगे तो वो डायनेमिकली चीजों को गेट करता रहेगा। बट अगर आप कहते हो अस्टैटिक पेज, यहाँ पे फिर आपको अपने होम पेज का बताना पड़ेगा कि होम पेज कौन सा होना चाहिए। देखिए मैं सैंपल पेज को कह देता हूँ मेरा होम पेज, ठीक है। देखिएगा मैं इसी पेज को रिफ्रेश करूंगा तो ये वाला व्यू हेलो वर्ल्ड गायब हो जाएगा और जो सैंपल पेज है वो मुझे नजर आने लग जाएगा। मैंने कह दिया स्टैटिक पेज। स्टैटिक पेज कौन सा? सैंपल। मेरे जितने ज्यादा पेज यहाँ पे क्रिएटेड होंगे वो सारे के सारे इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ जाएंगे। अभी कोई भी नहीं है, सिर्फ एक है, इसीलिए सिर्फ एक आएगा। मैं इसे सेव करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे जाके इसे रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें अब मेरा जो होम पेज है वो सैंपल पेज हो गया जो कि उन्होंने डमी ऐड किया हुआ। हेलो वर्ल्ड वाला गायब हो गया, क्यों? क्योंकि हेलो वर्ल्ड एक पोस्ट थी। बट जब मुझे होम पेज सेटल करना होगा तो मुझे पोस्ट का पेज भी सेटल करना होगा कि भाई जो नई पोस्ट आ रही है वो किस पेज पे जानी चाहिए। तो मैं एक नया पेज बना लूंगा ब्लॉग के नाम से या पोस्ट के नाम से, और वहां पे मैं सेटल कर दूंगा कि मेरी पोस्ट इस पेज पे जानी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप दोनों सेटल कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए स्टैटिक पेज क्या है। अब मैं जितनी मर्जी नई पोस्ट करता रहूं ये स्टैटिक पेज ऐसा ही रहेगा। स्टैटिक है मतलब कि चेंज नहीं होगा। जबकि जो ऊपर वाला पेज है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस पर मैं क्लिक करके अगर सेव करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए जैसे ही नई पोस्ट आएगी ये क्या हो जाएगा, अपडेट होता रहेगा। तो ये चीज़ हम यहाँ से सेटल करते हैं अपने होम पेज को, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ब्लॉग पेज शो एट मोस्ट, कि जो आपका ब्लॉग पेज है उस पर कितनी सर जी, पोस्ट शो होनी चाहिए। जी सर जी सेव कंट्रोल एस से करते हैं। जी, ये नीचे बटन है ना सेव चेंजेस का, यहाँ पे क्लिक करना है, अच्छा ठीक है। जो भी चेंज करेंगे सेव चेंज पे क्लिक कर दें वो सेव हो जाएगा, ठीक है। वो कहता है कि ब्लॉग पेज कितनी पोस्ट शो करवाए, हम कहते हैं 10। हम इसे कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ये इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है ये हम थीम के अंदर भी ऑप्शंस होते हैं वहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं। अगर कोई ब्लॉगिंग के पर्सपेक्टिव से थीम है तो वो फिर हम ऐड करेंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे।
अगर आप ब्लॉग बनाना चाह रहे हो तो कोशिश करो कि जो ब्लॉगिंग वाली थीम है वो ढूंढो। अगर ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो तो कोशिश करो कि ई कॉमर्स वेबसाइट जो ई कॉमर्स के अंदर है ऐसी थीम जो उसे अच्छे से सपोर्ट करती है उसे ढूंढो। अगर कोई सिंपल बना रहे हो तो जनरल पर्पस सिंपल सी कोई थीम भी चल जाती है, बट जैसी वेबसाइट हो कोशिश करें कि वैसी सी थीम ढूंढे। जैसी सी थीम होगी, अगर कोई ब्लॉगिंग के लिए थीम है तो उसके अंदर ब्लॉगिंग के लिए बेतहाशा ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बट अगर आप ब्लॉगिंग वाली थीम सिलेक्ट करके ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने की कोशिश करोगे तो फिर आपके पास रिस्ट्रिक्शंस आएंगी। इसीलिए जैसी वेबसाइट कोशिश करें वैसी थीम। ठीक है, अच्छा ये वही आ जाता है सिंडिकेशन फीड, यानी कि आरएसएस वो कितनी पोस्ट शो करवाए वगैरह वगैरह, तो हम ये सेटल कर सकते हैं। हर पोस्ट जो है वो फीड के अंदर क्या चीज़ इंक्लूड करे, फुल टेक्स्ट या समरी, हम इसे सेटल कर सकते हैं कि वो कितना शो करवाना चाहिए, पूरा टेक्स्ट या सिर्फ और सिर्फ उसकी समरी शो करवाए, तो हम ये ऐड कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, सर्च इंजन विजिबिलिटी। जैसे ही आप अपनी वेबसाइट को मैनेज करना शुरू करोगे, आपने इस ऑप्शन को जैसे ही किसी की वेबसाइट पकड़ी है, इस ऑप्शन को क्लिक करके सेव कर देना, सबसे पहला टास्क। यानी कि आप अपनी वेबसाइट को डिस्करेज कर रहे हो कि सर्च इंजन उसे क्या करे, इंडेक्स ना करे। डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट। क्योंकि देखें, अगर आप चेंजिंग करते करते इसे अनचेक नहीं करते, सॉरी इसे चेक नहीं करते, तो आप जो जो तब्दीलियां करते हो, जो जो डमी कंटेंट डालते हो, वो भी गूगल इंडेक्स करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो आप उसे डिस्करेज कर दो, ताकि जब तक आप चेंजिंग नहीं करते तब तक गूगल को आप डिस्करेज करते रहो कि वो आपको इंडेक्स ना करे। इंडेक्सिंग से मुराद ये है कि वो आपकी वेबसाइट को अपने पास स्टोर ना करे। जब हमने एसईओ के हवाले से लेक्चर देखा था तो मैंने आपको इंडेक्सिंग, क्रॉलिंग, वो सारी बातें बड़ी डिटेल में बताई थी कि इंडेक्सिंग क्या होती है। याद है इंडेक्सिंग क्या होती है या भूल गए हैं? क्योंकि वो तो HTML में बात की थी, अब तो HTML को गुजरे हुए काफी टाइम हो चुका है। जी याद है इंडेक्सिंग या नहीं याद अभी तक? जी आमना साहब। सारे खामोश हो गए हैं, यानी कि 1 महीने पहले वाली बात अब नहीं याद होगी आपको। जी मोहम्मद अशफाक, क्या होती थी इंडेक्सिंग? जी नहीं याद सर जी हाशमी। वो इंडेक्सिंग होती थी जिसमें आप कह रहे थे ऑटो रन हो जाती है इंडेक्स, वो आपने बताया था फाइल। अच्छा ऑटो रन, तो गूगल क्या इंडेक्सिंग, गूगल की इंडेक्सिंग क्या थी? वो तो इंडेक्स फाइल थी ना। ये इंडेक्सिंग है जो कि सर्च इंजन कर रहा है, ये क्या चीज़ होती है? इसका सर याद नहीं। जी नजमा रईस। सर इसमें हमें ये पता चलता है ना कि हमारे पास गूगल में कितनी वेबसाइट, कितने नंबर ऑफ वेबसाइट्स हमारे पास अवेलेबल है, और उसमें फिर हमारी वेबसाइट की जो रीडिंग है वो क्रॉलर करता है। तो इसमें हमें ये पता चलता है इंडेक्स में तो हमारे पास कितनी वेबसाइट अवेलेबल है इंटरनेट में। नहीं नजमा, कहीं ना कहीं ऑप्शन जो आंसर है ना वो ठीक नहीं है। जी एहतशाम आप बताएं। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, वो इंडेक्सिंग जो है ना सर, वो वेब पेज को जो है ना वो इंडेक्स करवाने के लिए, लिंक्स को इंडेक्स करवाने के लिए जो है ना वो होती है। गूगल का ये सिस्टम है सर जो क्रॉलिंग वगैरह करता है और जिस वेब पेज पे अच्छा डाटा होता है उसे इंडेक्स करता है और उसे ऊपर ले आता है। बिल्कुल ठीक है। देखें, हमारे पास इंडेक्स करवाने से मुराद ये होती है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर गूगल हमारा डाटा स्टोर कर ले। मुझे अभी तक याद है, मैंने ऐसे बॉक्सेस भी बनाए थे 2-3 कि देखें यहाँ पे क्रिकेट का डाटा है, तो अगर आपकी वेबसाइट क्रिकेट के लिहाज से है वो उठा के इस बकेट में डाल लेगा और इसे कोई आइडेंटिफिकेशन नंबर दे देगा, इसे कोई इंडेक्स दे देगा। सारी क्रिकेट वाली वेबसाइट्स को इसके अंदर वो डालता रहेगा, हेल्थ वाली वेबसाइट्स को इसके अंदर डालता रहेगा। इंडेक्स करने से मुराद ये है कि गूगल आपकी साइट को पढ़ के अपने पास रखवा रहा है।
उसके बाद जो चीज़ जितनी बेहतर होगी वो उस लिहाज से उसे रैंक दे देगा। जिसके अंदर गूगल के लिहाज से चीज़ें ज़्यादा फुलफिल हो रही होंगी उसे वो क्या करेगा, रैंक दे देगा। इसी तरह से जैसे आप अपने बैग के अंदर अपने सारे पेन जो है वो स्टोर कर लेते हैं, मतलब कि आपने उनकी इंडेक्सिंग अपने पास कर ली। अगर आपके घर में कोई पेन है बट आपने अपने वो बैग में नहीं डाला तो चांसेस ये हैं कि आप उसे कहीं पे शो भी नहीं करवाओगे, वो तो आपके पास है ही नहीं। इसी तरह वेबसाइट आपकी मौजूद है बट गूगल ने उसे नोटिस ही नहीं किया, मतलब कि जब नोटिस ही नहीं किया तो क्या चांसेस हैं कि किसी को शो भी नहीं करवाएगा गूगल। तो सबसे पहला चांस है कि गूगल उसे नोटिस करे, यानी कि आप अपने पेन रखें। फिर उसके बाद जब आप पेन को किसी के सामने डिस्प्ले करोगे तो आप सबसे पहले अपने अच्छा वाला पेन निकाल के दिखाएंगे कि ये मेरा सबसे अच्छा पेन। फिर उसके बाद दूसरा सेकंड चीज आ जाती है रैंकिंग, बट पहले उसे अपने पास नोटिस करना, रखवाना गूगल को, वो इंडेक्सिंग करवा कहलाता है कि वो इस साइट को अपने पास इंडेक्स करवाता है कि नहीं। इंडेक्स बेसिकली नंबरिंग है कि वो अपने पास उसे कोई नंबर दे के रखवा लेता है या नहीं। यानी कि अगर हम वर्डप्रेस कंप्लीट करेंगे तो आपको तो जावास्क्रिप्ट नहीं आती होगी कि क्या होती है। इससे तो यही पता लग रहा है कि आप देखें HTML वाली बात थी और बड़ी सिंपल सी बात है बट किसी स्टूडेंट को भी नहीं याद, सिवाय 1 से 2 स्टूडेंट को जिन्हें कुछ आइडिया था, बाकी तो ऐसे खामोश हो गए थे जैसे पता नहीं यहाँ पे क्या हो गया, रात के 4 बज गए हैं तो सब खामोशी जैसे छा जाती है वैसे हुई। अब हम दोबारा चीज़ें, ये नहीं है कि मैं एक थोड़ा सा ये पढ़ाऊँ फिर वापस जाके HTML के टैग बना रहे हैं। तो चीज़ों को याद रखें क्योंकि यही चीज़ें आगे आनी है। और ये वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि पेपर दे के फ्री है। पेपर दे के फ्री नहीं होना, आपने काम भी करना है मार्केट में जाके। तो चीज़ों को भूले नहीं। कोई इंडेक्सिंग कह देता है, आप देखने लग जाते हैं क्या होती है इंडेक्सिंग। SEO का आपने हमने कहा है ना कि किसी को बोनस ऑफर करना है SEO के हवाले से, बट आपको तो पता ही नहीं है SEO होती क्या, तो आप कैसे उसे बोनस कह सकोगे। या अगर वो कोई बात ऐसी कर देता है और आप खामोश हो जाते हैं। ऐसा समझ लें हर क्लाइंट ने आपका इंटरव्यू लेना है, तो चीज़ों को भूलें नहीं, याद रखें। क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि टेस्ट होगा और आप अगले सेमेस्टर में चले जाएंगे। 3 महीने का कोर्स है, अगर आप टेस्ट दे के सर्टिफिकेट ले भी लेते हैं और काम नहीं करते तो मेरी नज़र में कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको 3 महीने गुजारने में। ठीक है, अगर आप सिर्फ सर्टिफिकेट ले लेते हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट होता है कि आप किसी को एज अ प्रूफ शो कर सकते हो, एक आपके साथ स्टैंप लग जाती है कि जी इसने ये किया था काम। बट अगर उस 3 महीने में आपने कुछ सीखा नहीं है तो यकीन करें वो 3 महीने वेस्ट हैं आपके। आप इससे बेहतर सो के गुजार लेते, एटलीस्ट नींद तो पूरी होती। बट अगर आप आए भी हैं और फिर भी चीज़ें नहीं याद हो रही तो फिर ऐसा, ये चीज़ ठीक नहीं है। तो पुरानी चीज़ों को भूले ना। अगर मैं CSS की कोई प्रॉपर्टी पूछ लूँगा आपको आएगी नहीं। एंड पे पहुँचेंगे PHP में, मैं कहूँगा अच्छा आज फॉर्म बनाते हैं, आप में से आएगा ही नहीं फॉर्म, और यकीन करें नहीं आएगा। जब PHP में पहुँचेंगे हम फॉर्म बनाएंगे, मैं पूछूंगा नेम क्या होता है, ये एट्रीब्यूट क्या होती है, आप कहेंगे सर पता नहीं, हालांकि हम पढ़ के आए हैं वो चीज़। तो ऐसा ना करें, चीज़ों को याद रखें, भूलें नहीं। ठीक है जी। उसके बाद सर्च इंजन विजिबिलिटी, ये हमने डिस्करेज कर देनी है। क्यों डिस्करेज करनी है? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम कोई चेंज करें और डमी डाटा गूगल अपने पास स्टोर करे। हम चाहेंगे जब हमारी वेबसाइट अप टू डेट हो जाए, टोटली रेडी हो जाए, फिर हम इसे अनचेक करेंगे और सेव। बट इसे चेक करने से ऐसा नहीं होगा कि गूगल इस वेबसाइट को देखेगा भी नहीं। वो कहता है इट इज अप टू सर्च इंजन टू ऑनर दिस रिक्वेस्ट, उसकी मर्जी वो माने या ना माने। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये रीडिंग ऑप्शन, राइटिंग ऑप्शन, जनरल ऑप्शन हो गए। उसके बाद डिस्कशन। डिस्कशन में हमारे पास कमेंट्स की सेटिंग्स मौजूद होती हैं मेजरली। ठीक है, किसकी होती हैं? पोस्ट की सेटिंग है, कमेंट की सेटिंग है। ज़्यादातर इसके अंदर देखिए कमेंट्स, कमेंट के हवाले से चीज़ें आएंगी। ठीक है, अच्छा जी।
पोस्ट हेडिंग क्या है? एनी ब्लॉग लिंक टू फॉर्म टू द पोस्ट, कि अगर आप किसी फॉर्म को लिंक करवाते हो तो उसे नोटिफिकेशन जानी चाहिए या नहीं। अलाउ लिंक नोटिफिकेशन फ्रॉम अदर ब्लॉग्स, इसे पिंग बैक और ट्रैक बैक कहते हैं न्यू पोस्ट। यानी कि जब भी कोई पर्सन आपके ब्लॉग का रेफरेंस देगा या मेंशन करेगा तो अगर ये पिंग बैक्स दोनों पे अनेबल होंगी तो उसे एक नोटिफिकेशन चला जाएगा कि आपको मेंशन किया गया। ठीक है। और ट्रैक बैक क्या होता है कि बेसिकली उस पर्टिकुलर चीज़ को पहले ही ट्रैक करना कि क्या आप उस बंदे को अपने लिंक यूज़ करने की इजाज़त देना चाहते हो या नहीं। ठीक है। तो जैसे ही कोई बंदा आपका ब्लॉग का रेफरेंस देगा या यूज़ करेगा आपको एक पिंग रिसीव होगी। अलाउ पीपल टू सबमिट कमेंट्स ऑन न्यू पोस्ट, बिल्कुल जो भी नया बंदा आएगा वो कमेंट कर सकता है, बिल्कुल ठीक है। कमेंट की सेटिंग क्या है? कमेंट ऑथर मस्ट फिल आउट नेम एंड ईमेल, जो कमेंट लिखने वाला है वो नाम और ईमेल लाजमी मेंशन करे। यूजर रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो ज़रूरी नहीं है। ऑटोमेटिकली क्लोज कमेंट ऑन द पोस्ट ओल्डर देन 14 डेज, कि अगर 14 दिन पुरानी पोस्ट हो जाती है तो कमेंट बंद हो जाए, तो नहीं, हमने ऐसा नहीं करना। अपनी मर्जी होगी, अगर चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। शो कमेंट्स कुकिंग ऑप्ट इन चेक बॉक्स अलाउइंग कमेंट ऑथर कुकीज टू बी सेट, कि उसकी जो कुकीज़ हैं, कुकीज़ क्या होता है कि अगर आप एक वेबसाइट पहले विजिट करते हो तो आपका ब्राउज़र उस इंफॉर्मेशन को सेव कर लेता है कि पहले आपने ये चीज़ सेटल यानी कि विजिट की थी कि नहीं की थी। ठीक है। तो वो है कि अगर आप उसे वो चेक बॉक्स शो करवाना चाहते हैं। इनेबल थ्रेडेड नेस्टेड कमेंट्स, यानी कि जैसे फेसबुक के अंदर रिप्लाई होते हैं वैसे हम करवा सकते हैं कि नहीं, और कितने लेवल तक करवा सकते हैं, यानी कि उसके अंदर कितनी नेस्टिंग जा सकती है, तो वो आप सेटल कर सकते हो। अगर नहीं करना तो इसे अनचेक कर। ठीक है। ब्रेक कमेंट्स इनटू पेजेस विद 50 टॉप लेवल कमेंट्स एंड द लास्ट पेज डिस्प्ले टू बी डिफॉल्ट कमेंट्स शुड बी डिस्प्लेड इन द ओल्डर कमेंट टू द टॉप। वही बात आ जाती है कि कौन सा कमेंट टॉप पे आए, कितने कमेंट्स आने चाहिए और किस तरह से रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। ये हम यहाँ से ओल्डर, न्यूअर, लास्ट, फर्स्ट और 50 या कम ज़्यादा हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ठीक है। ईमेल मी व्हेन एवर, जब भी कोई मुझे ईमेल कब कब आनी चाहिए? जब भी कोई नया कमेंट आए या जब भी कोई कमेंट मॉडरेशन के लिए रुक जाए। ठीक है। मॉडरेशन क्या होगी कि हम उसको चेंज कर सकते हैं, अलाउ या अप्रूव या जो भी करता हूँ वो करवा सकते हैं। तो जब भी कोई आए मुझे एक मेल आ जाए। बट अगेन ये सारी चीज़ें लोकल होस्ट पे सही वर्क नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे कोई मेलिंग सर्वर ही नहीं है। मेलिंग के लिए हमें cPanel या होस्टिंग का होना जरूरी है। ठीक है। बिफोर अ कमेंट, तो आपने अगर मैनुअली अप्रूव करना है हर कमेंट को तो आप इसे चेक कर दो कि जब तक आप कमेंट पढ़ते नहीं हो तब तक नहीं होता अप्रूव। या आप कह दो कमेंट ऑथर मस्ट हैव अ प्रीवियसली अप्रूव्ड कमेंट, यानी कि नवीद मेरी वेबसाइट के विजिटर हैं रेगुलर और ये कमेंट डेली बेसिस पे करते हैं, तो मैंने अगर इनका एक कमेंट अप्रूव किया है तो इनका अगला कमेंट ऑटो अप्रूव हो जाएगा, क्योंकि एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा कि ये अच्छा कमेंट करते हैं। ठीक है। कमेंट्स मॉडरेशन के अगर एक से ज़्यादा लिंक हो या दो से ज़्यादा लिंक हो तो उसे मॉडरेशन में डाल दो। A common characteristic of common span is a larger number of hyperlinks. लोग लिंक पेस्ट करते हैं, तो अगर किसी ने फजूल लिंक पेस्ट किए हुए हैं तो उसका कमेंट मॉडरेशन में आ जाए, डायरेक्ट मेरी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश ना हो। ठीक है। यहाँ पे आके मैं आईपी एड्रेस, ईमेल एड्रेस, कंटेंट, ऑथर नेम वगैरह रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ कि जैसे ही उसका ये आईपी एड्रेस आया तो वो मॉडरेशन में चला जाएगा। ये ईमेल आई वो मॉडरेशन में आ जाएगा। मॉडरेशन में आने से मुराद है कि वो मेरी वेबसाइट पे पब्लिश नहीं होगा, मेरी इजाज़त का मुंतज़िर होगा कि जैसे मैं अप्रूव करूँगा तो पब्लिश होगा। ठीक है। ये चीज़ है। उसके अलावा डिसअलाउड कमेंट्स की, जैसे कि मैं चीज़ों को यूट्यूब के ऊपर अगर मैं कोई वर्ड बैन कर देता हूँ तो वो बंदा कमेंट अगर लिखे और उसके अंदर वो वर्ड हो तो वो शो नहीं करवाता। ठीक है। जैसे अब मैं एक व्लॉगर हूँ और मुझे लोग जो है वो क्या कहते हैं, बैड कमेंट्स देते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, कोई पर्टिकुलर वर्ड्स जो है वो बैन कर देता हूँ, तो जब भी कोई बंदा वो वर्ड लिखता है तो उसका कमेंट मेरी वेबसाइट पे शो नहीं होगा।
ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैं वो सारी चीज़ें लिख सकता हूँ, वर्ड, URL, IP, सारा कुछ मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ। तो जैसे ही वो उसके साथ मैच करेगा प्रॉपर, तो वो मेरे पास डिसअलाउड हो जाएगा। ठीक है, अवतार्स आ जाते हैं। अवतार्स बेसिकली क्या है कि आपके साथ जो शो करवाता है वो, यानी कि आपकी ये जो शक्ल होती है, छोटा सा आइकन, ये जो इमेज है वो, ठीक है, वो भी आप यहाँ से क्या कर सकते हो, सेटल करवा सकते हो अपने अकॉर्डिंगली और इससे सेव कर सकते हो। खैर ये डिस्कशन वाली जो सेटिंग्स होती हैं हमें इतनी ज़्यादा करनी नहीं पड़ती, करनी उस केस में पड़ेंगी जब कोई ब्लॉग बनवाएगा। अगर कोई ब्लॉग नहीं बनवाता तो सेटिंग्स किसी काम की नहीं है, क्योंकि पोस्ट भी ब्लॉग में आती है और कमेंट भी ब्लॉग में आते हैं। अगर कोई बनवाएगा और बनवाने के बाद भी अगर हमें रिक्वायरमेंट्स में कहेगा कि ऐसा ऐसा होना चाहिए तो तब करेंगे, अगर वो नहीं कहेगा तो हमने खुद से नहीं करनी, जैसी डिफॉल्ट है वही करके उसे दे देनी है सब। उसके बाद है मीडिया। मैं मीडिया की हाइट और वेट, थंबनेल की हाइट और वेट चेंज कर सकता हूँ, मीडियम की, लार्ज की, अपने हिसाब से जो है वो मैं चीज़ों को सेटल कर सकता हूँ। ये देखें, ऑर्गेनाइज माई अपलोड्स इनटू मंथ ईयर फोल्डर। इसी वजह से एरर आया था कि उसने फोल्डर नया क्रिएट ही नहीं किया था मंथ के हिसाब से, क्योंकि ऑटोमेटिकली यहाँ पे चीज़ें क्रिएट नहीं होती, मैनुअल करनी पड़ती। ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शन चेक है कि मेरी जो अपलोड है वो मंथ और ईयर के हिसाब से फोल्डर बनते जाए। अब मई चल रहा है तो मई के हिसाब से फोल्डर बन जाता है, बट उसने फोल्डर नहीं क्रिएट किया। बट आपके पास ऐसा नहीं होगा, बनाते जाओगे फोल्डर बनते जाएंगे। विंडोज़ के अंदर यही तो फ्रीडम होती है कि चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। बाकी हम इसकी हाइट वेट्स वगैरह यहाँ से बासानी क्या करवा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम वेबसाइट को शुरू करते हुए सेटल करते हैं, परमालिंक्स। परमालिंक से मुराद होता है परमानेंट लिंक। ठीक है, किसी भी पार्टिकुलर चीज का परमानेंट लिंक आपके पास परमालिंक कहलाता है। अब हमने नए पेज बनाने हैं, नई पोस्ट बनानी है, उस पार्टिकुलर पोस्ट का कोई लिंक भी तो होगा। किस तरह से, जैसे मैं बीइंग गुरु ओपन करता हूँ। अब बीइंग गुरु पे मैं ये जैक मा की ये पोस्ट ओपन कर लेता हूँ। अब इसका ये एक URL है, अगर मैं आपको ये URL देता हूँ तो आप डायरेक्टली इस जैक मा वाली पोस्ट पे आ जाते हैं। क्या होगा अगर मैं आपको ये URL देता हूँ तो आप डायरेक्टली इस पोस्ट पे आ जाओगे। तो हमारे पास जब हम नई नई पोस्ट क्रिएट करेंगे तो हमारी भी पोस्ट का तो URL बनेगा ना, तो उस URL का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए ये परमालिंक डिसाइड करेगा। क्या प्लेन होना चाहिए, ये वाला बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं होता, क्योंकि इससे पढ़ने वाले को कुछ समझ नहीं आती। डे एंड नेम, मंथ एंड नेम, न्यूमेरिक, पोस्ट नेम वगैरह वगैरह। हमारे पास जो यूजली यूज होता है वो पोस्ट नेम वाला होता है, मंथ नेम वाला, डे नेम वाला। अगर मैं आपको ये बताऊं, ये देखें, पहले ईयर आएगा, फिर क्या आएगा, मंथ, और फिर उसका नाम। देखिए, ईयर, मंथ और फिर उसका नाम। तो इन्होंने कौन सा परमालिंक स्ट्रक्चर यूज किया हुआ है, ये वाला। मंथ और नेम वाला। एग्जैक्टली, मंथ और नेम। ठीक है, तो इससे मैं भी जब अपना सेटल कर लूंगा तो जब मेरा भी कोई नया बनेगा तो मुझे मंथ और डेट ऑटो देनी नहीं पड़ेगी, वो डायनेमिकली गेट करके डेट भी लिख देगा, टाइम भी लिख देगा, मंथ भी लिख देगा। ठीक है, इसीलिए ये इनके बेसिकली यहाँ पे वेरिएबल्स अवेलेबल है। ये देखें, ईयर वाला, मंथ वाला और पोस्ट, क्योंकि पोस्ट नेम चेंज होनी है। ये वेरिएबल वैल्यू है, ये फिक्स वैल्यू नहीं है, स्टैटिक वैल्यू नहीं है, ये याद रखें। जब भी कोई नई पोस्ट क्रिएट करेंगे वो चेंज हो जाएगी। तो हम पेज वगैरह के लिए ऐसा भी यूज़ कर लेते हैं, और पोस्ट वगैरह के लिए ये वाला भी, या सिंपल ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं।
कोई इशू नहीं है। न्यू एसईओ रिसर्च के हिसाब से कहा जाता है कि ये वाला परमालिंक, ये वाला यूआरएल एसईओ के हिसाब से ज़रा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। मैं किसी जगह पे आर्टिकल वगैरह देख रहा था कोई इस तरह से कि एसईओ के हिसाब से इस तरह का परमालिंक ज़रा ज़्यादा अच्छा और गूगल की नज़र में ज़रा ज़्यादा बेहतर होता है। अगर आप आईडी लिख दोगे तो गूगल यहाँ से एटलीस्ट गूगल कुछ इन्फॉर्मेशन तो ले रहा है ना। जैक मा से स्मार्ट पीपल कैंट वर्क टुगेदर स्टूपिड गेम। ठीक है, तो यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन तो गूगल को मिल रही है ना, बट आईडी से वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, इसीलिए ये वाला एज सच यूज़ नहीं करना और ऐसा यूज़ करना। अगर आप खुद से बनाना चाहो तो आप कस्टम भी बना सकते हो, बट जो बने हुए हैं हम उन्हीं को भी यूज़ करते करते यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप कैटेगरी बेस्ड के हिसाब से बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से ये ऑप्शनल है, इफ़ यू लाइक यू मे इंटर कस्टम स्ट्रक्चर ऑफ योर कैटेगरी एंड टैग यूआरएल्स। कैटेगरी और टैग के यूआरएल आप कस्टम भी बना सकते हो, अगर बनाना चाहो तो यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी हम किसी वेबसाइट पे काम करना शुरू करेंगे तो हम दो चीज़ें लाजमी सेट करेंगे। सबसे पहला रीडिंग में आएंगे, इसे चेक करेंगे और सेव। दूसरा परमालिंक में आएंगे, परमालिंक स्ट्रक्चर ठीक करेंगे, ये वाला कर लें शुरू में पोस्ट नेम वाला, और इसे करेंगे सेव। ये दो ऑप्शन सबसे पहले हम करते हैं जब भी हम किसी वेबसाइट को यूज़ करना या किसी को एडिट करना शुरू करते हैं नई वेबसाइट को। ये दो काम करें, और तीसरा काम होता है कि हम क्या करें, रीडिंग में आए और इसका होम पेज सेटल करते हैं। ठीक है, तो होम पेज पहले बनाना भी पड़ेगा, तो अगर आप बना लेते हो तो आप सेटल कर लो। ठीक है, उसके बाद लास्ट ऑप्शन आपके पास प्राइवेसी का आ जाता है कि प्राइवेसी पॉलिसी आपको ऐड करनी होती है अपने हवाले से, तो ये बात आपकी प्राइवेसी पॉलिसी गाइड वगैरह सारा कुछ यहाँ पे आ जाता है। तो ये सारा लास्ट पे कोलैप्स, कोलैप्स से मुराद है कि ये अंदर चला जाएगा और ये वापस आ जाएगा। ये हमारे पास होते हैं सारे के सारे डैशबोर्ड ऑप्शन, जिसका हमने आज एक वॉक थ्रू किया, एक टूर किया कि क्या क्या ऑप्शन है। हाँ, कुछ ऑप्शन इसके अंदर ज़्यादा डिटेल वाले हैं, जैसे पोस्ट है, पेज है, थीम को अप्लाई करना है, कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है, मेन्यू है, उसकी डिटेल भी आ जाएगी, तो हम फिर डिटेल अलग से करेंगे। बट हमें ये है कि अब पता है कि वो ऑप्शन कहाँ पे पड़ा हुआ है, सिर्फ हमने जाके उसकी डिटेल देखनी। जी, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं? जी सर। यस सर। ठीक है, बेसिकली सिंपल चीज़ें हैं, ज़रा थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा लेक्चर जो है वो बोरिंग चला जाता है हमारा समटाइम्स, बट ये है कि वर्डप्रेस आसान है तो फिर चीज़ें भी सिंपल होती हैं। जब चीज़ें ज़्यादा ही सिंपल हो जाएं तो वो फिर थोड़ा बोरिंग समटाइम्स हो जाता है। ठीक है, बट ये है कि आपने इसका वॉक थ्रू करना है, जाके खुद चीज़ों को एक एक दफ़ा देखना है, क्या क्या चीज़ें हैं उन्हें पढ़ना है। बस आपको पता हो सेटिंग के अंदर से रीडिंग में क्या होता है, राइटिंग में क्या होता है, इस तरह से आपने एक दफ़ा देखना है जाके चीज़ों को, जैसे मैंने बोल बोल के बताया, आपने अपने तौर पे एक दफ़ा देख के चीज़ों को लाजमी विजिट कर। ठीक है जी, बाकी मैं रिकॉर्डिंग भी यहीं पे क्लोज कर देता हूँ। आज का लेक्चर भी थोड़ा सा हमारा लेंथी हुआ है।